मेरे सब्जी के बाग में 9 महान अमर साधक प्रकट हुए, लेकिन वे बहुत छोटे थे। वे एक मकड़ी को भी नहीं हरा सकते थे। शुक्र है कि मेरी उंगली सही समय पर पहुंच गई और उन्हें बचा लिया। लापरवाही हो गई। ये थोड़ा गंदा है। अगर पता होता तो किसी टहनी का इस्तेमाल करता। वो आखिर ये किस तरह का विचित्र प्राणी है। हम 9 संत मिलकर भी नहीं रोक सके उस हॉर्नडॉन मकड़ी राक्षस को, लेकिन इन्होंने उसे पलक झपकते ही मार डाला। हमारी मदद करने के लिए आपका धन्यवाद वरिष्ठ। क्या हम पूछ सकते हैं कि आप अमरलोक के कौन से स्वामी हैं? हम निचले लोक से आए साधक हैं। वरिष्ठ, अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो मैं आपके संप्रदाय में शामिल होना चाहूँगा। वरिष्ठ, कृपया हमें शरण दे। ये सिर्फ एक अविश्वसनीय अवसर नहीं है, बल्कि इस अमरलोक में जीवित रहने का हमारा एकमात्र मौका भी है। उस विश्व वृक्ष के आसपास के आरोही हमारे लिए एक जीती जागती चेतावनी है। हालांकि यह बहुत अचानक है, फिर भी हम आपसे हमें स्वीकार करने की विनती करते हैं। वरिष्ठ, आपके सेवक के रूप में भी काम करना हमें मंजूर है। संप्रदाय का स्वामी, मैं तो बस एक आम इंसान हूँ जिसे एक लाइलाज बीमारी है और मैं जल्द ही मरने वाला हूँ। मेरा कोई संप्रदाय नहीं है और न ही मैं कोई स्वामी हूँ। ये तो बस कुछ बहुत ही साधारण शब्द थे, लेकिन जब इन छोटे लोगों के कानों में पड़े तो मानो उन पर बिजली गिर गई हो। वे और भी ज्यादा डर गए और एक साथ घुटनों पर बैठकर गिड़गिड़ाने लगे। वरिष्ठ, कृपया हमें स्वीकार करें। वरिष्ठ, हम आपकी सेवा करने के लिए तैयार हैं। अगर हम आपके शिष्य न भी बन पाए तो भी हमें मंजूर है। मैं कोई महान व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन आप सब चिंता न करें। मैं आप सबकी रक्षा करने की पूरी कोशिश करूंगा, और जहाँ तक मेरी सेवा करने की बात है उसके बारे में बाद में बात करेंगे। बाकी छोटे लोगों ने भी जल्दी से सहमति में सिर हिलाया। उनकी नजरों में मैं निश्चित रूप से एक अत्यंत शक्तिशाली अस्तित्व हूँ। मेरे बगल में सेवा करना उनके लिए एक सम्मान की बात है। छोटे लोगों के एक समूह को पालना भी काफी दिलचस्प लगता है, वरना अगर वे किसी कीड़े या छोटे जानवर द्वारा मारे गए तो ये बहुत अफसोस की बात होगी। ईश्वर की दी हुई चीजों की बर्बादी। मैं कोई महान हस्ती नहीं हूँ, लेकिन मैं सबकी रक्षा करने की पूरी कोशिश करूंगा। यह वादा सुनकर छोटे लोगों ने महसूस किया कि इस दुनिया में आखिरकार उन्होंने अपने पैर जमा लिए हैं। जैसे ही उन्होंने राहत की सांस ली, जो समूह पहले से ही थका हुआ था वो एक साथ बेहोश हो गया। अरे, यह क्या हो रहा है? यह मत कहना कि वे मर गए हैं। मैंने उन्हें छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन मुझे डर था कि कहीं मैं उन्हें कुचल न दूं। इसलिए मैंने पहले उन छोटे लोगों को बचाया जो अभी भी मकड़ी के जाले में फंसे हुए थे। उन्हें आजाद किया, फिर उन्हें अपने बेहोश साथियों को देखने के लिए जाने दिया। आप लोग वहाँ जाकर देखिए आपके साथियों को क्या हुआ है। आज्ञा का पालन होगा। हे महात्मन, उन्हें कोई खतरा नहीं है। बस अभी अभी हनडन के दैत्य के साथ लड़ाई में उनकी बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च हो गई। इस समय उनकी ऊर्जा बहुत कम है, इसलिए वे बेहोश हो गए। सरल शब्दों में कहें तो वे भूख से बेहोश हो गए हैं, है ना? आप ऐसा समझ सकते हैं। तो फिर चेंग फैंग ने लापरवाही से अपनी जेब से रोटी का आधा टुकड़ा निकाला। मेरे पास और कुछ नहीं है, बस रोटी का आधा टुकड़ा है। आप लोग पहले थोड़ा खा लीजिए। चेंग फैंग ने रोटी का टुकड़ा जमीन पर रख दिया, लेकिन छोटे लोगों की नजरों में चेंग फैंग का ये काम बेहद चौंकाने वाला था। उसकी पूरी बाह आसमान को थामने वाले एक खम्भे जैसी थी। रोटी वाला हाथ नीचे आया, जैसे कोई उल्कापिंड नीचे गिर रहा हो। ये शक्ति तो सच में बहुत ज्यादा डरावनी है। देवलोक में शायद बस एक ही झटके से पूरा देश तबाह हो सकता है। आपकी कृपा के लिए धन्यवाद हे महात्मन, हम आपके बहुत आभारी हैं। औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं है। खाओ, धीरे धीरे खाओ। कुछ खा लेने के बाद छोटे लोगों की ताकत वापस आ गई। वे धीरे धीरे उड़ भी पा रहे थे। ये तो बहुत मजेदार है, जैसे मैं छोटे छोटे पालतू जानवर पाल रहा हूँ। पेट भर खाने पीने के बाद छोटे लोगों ने उसके साथ और ज्यादा दोस्ती करने का फैसला किया। क्या पता ज्यादा करीब आने पर वे महात्मन के शिष्य बन पाए। हमारी जान बचाने के लिए धन्यवाद हे महात्मन। हम मरते दम तक आपके साथ रहने की कसम खाते हैं। ये तो बस आधी रोटी ही थी, इस पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन एक मिनट रुको, आप लोगों का यहाँ रहना बहुत खतरनाक है। आप पर सांप, कंखजोरे, चूहे और कीड़े मकोड़े हमला कर सकते हैं। क्यों न मैं आप लोगों के रहने के लिए एक नई जगह ढूंढ दूं? जैसी आपकी आज्ञा महात्मन। उन्हें अपनी हथेली पर उठाने के बाद थुआ फोन घर के अंदर चला गया, लेकिन उन्हें पेड़ की जड़ से 3 मीटर दूर ले जाते ही छोटे लोगों के शरीर बहुत तेजी से सिकुड़ने लगे। उनकी जीवन शक्ति भी बहुत तेजी से खत्म हो रही थी। महात्मन, गड़बड़ हो गई। यह क्या हो रहा है? शायद मुझे पहले उन्हें वापस उनकी पुरानी जगह पर रख देना चाहिए। लगता है कि आप लोग इस पेड़ के दायरे को नहीं छोड़ सकते। थुआ फोन के पंथ में शामिल न हो पाने से छोटे लोगों को बहुत अफसोस हुआ, लेकिन वे केवल अपनी किस्मत को स्वीकार कर सकते थे। आखिर वे इतने कमजोर जो थे कि इस विश्व वृक्ष को छोड़ ही नहीं सकते थे। लगता है ये पेड़ बिल्कुल भी मामूली नहीं है। क्या मेरी दुनिया की आध्यात्मिक ऊर्जा वापस आ रही है? थुआ फोंग ने अपना सवाल पोस्ट किया एक ऑनलाइन फोरम पर। जल्द ही ढेर सारे कमेंट्स आ गए। क्या आपके घर के आसपास कोई उड़ने वाले छोटे लोग मिले हैं? मतलब जैसे साधना करने वालों की दुनिया में होता है, जो आसमान में उड़ सकते हैं, जमीन में समा सकते हैं। तलवारबाज देव, राक्षस, अप्सराएं, इस तरह के लोग। आपने जिन छोटे लोगों के बारे में बताया उनमें कोई महिला साधक है क्या? अगर कोई महिला साधक है तो क्या आप उसकी शारीरिक जाँच कर सकते हैं? हाँ, देखते हैं कि उस महान देवी साधक का शरीर हमारी तरह बना है या नहीं। हद है, सारे जवाब बिल्कुल बेकार हैं। इनसे कोई मदद नहीं मिलेगी। अगर इस धरती पर अभी तक आध्यात्मिक शक्तियाँ वापस नहीं आई हैं, तो सब्जी के बगीचे में ये छोटे लोग क्या सिर्फ मेरी ही जगह पर हैं? मैं फिर से सब्जी के बगीचे में गया।
सोचा नहीं था कि सिर्फ एक छोटी सी रात में उन छोटे लोगों ने अपनी गुफा खुद ही बना ली थी। गजब है, क्या ये लोग साधना कर रहे हैं? अगर मैं भी देवताओं जैसी शक्तियों की साधना कर पाता तो मेरी यह लाइलाज बीमारी शायद ठीक हो जाती। देवर्षि, आप आ गए। वो दरअसल मैं कुछ पूछना चाहता था, क्या आप लोग मुझे साधना करने की विधि सिखा सकते हैं? हे महान देवर्षि, आप हमारी साधना की विधि चाहते हैं? क्या कोई परेशानी है? ऐसी बात नहीं है, बस आप जैसे महान देवर्षि इतने शक्तिशाली हैं। तुम पागल हो क्या? देवर्षि शायद बस हमारी साधना की विधि पर एक नजर डालना चाहते होंगे। नहीं नहीं नहीं, सच तो ये है कि मैं आप लोगों की विधि से साधना करना चाहता हूँ। बात ऐसी है, इस दुनिया में साधना करने का कोई तरीका नहीं है और मुझे आप लोगों का साधना करने का तरीका काफी दिलचस्प लगा, इसलिए मैं इसे आजमाना चाहता हूँ। अच्छा, तो ये बात है, हमें नहीं पता कि आप देवर्षि की शारीरिक संरचना कैसी है और हमारी साधना की विधि हर तरह के शरीर के लिए अलग अलग है। क्यों न सारी विद्याएं उन्हें दे दी जाएं? महाशय को खुद ही फैसला करने दीजिए, उन्हें खुद ही चुनने देना ठीक रहेगा। विद्या का संचार शुरू। नन्हे लोगों के निर्देशानुसार चेंग फैंग ने अपना सिर नीचे झुका लिया। कुनुन परी ने सबसे पहले कुनुन तलवार तकनीक प्रदान की। रोशनी का एक छोटा सा बिंदु चेंग फैंग की आंखों में समा गया। तुरंत ही रोशनी का वह बिंदु आध्यात्मिक ज्ञान की एक धारा में बदल गया, जो सीधे चेंग फैंग के दिमाग में भर गया। बहुत ही ज्यादा विस्तार से, जैसे कुछ समझ में आ रहा हो, लेकिन फिर भी धुंधला और समझ से परे था। कैसा रहा देवर्षि? मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही सोच लिया था। इन नन्हे लोगों की विद्याएं मुझ जैसे लाइलाज बीमारी वाले इंसान पर भला कैसे काम कर सकती हैं? कोई बात नहीं, बस अपनी पूरी कोशिश करो, बाकी सब किस्मत पर छोड़ दो। आप लोगों को मेरी मदद न कर पाने के लिए खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है। लगता है ये महाशय सच में बहुत दरियादिल हैं। ठीक है, तो फिर अब मैं चलता हूँ। आप लोग आराम से अपना अभ्यास जारी रखिए, मैं पहले अपना काम कर लेता हूँ। रुकिए महाशय, शायद अभी भी एक विद्या है जो आपके लिए उपयुक्त हो सकती है। कुनुन परी की विद्या में अभी भी कुछ कमियां हैं, उसमें कुछ दोष हैं, लेकिन देवर्षि फिर भी इसे आजमा सकते हैं। क्या पता आपकी शारीरिक संरचना विशेष हो, क्योंकि वह विद्या हम 9 संतों के पूरे जीवन की साधना का सार है। अगर देवर्षि तैयार हो तो इसे एक बार आजमा सकते हैं। वैसे भी मैं अब और ज्यादा दिन नहीं जीने वाला, तो अब एक जोखिम लेने में कोई हर्ज नहीं है। क्या पता किस्मत ही पलट जाए, तो फिर आप लोग मुझे वह विद्या प्रदान कीजिए। देवर्षि कृपया स्थिर होकर बैठे। चेतना का प्रवाह निर्बाध है, जन्म से ही दिव्य मार्ग का ज्ञान है, असाधारण मेरिडियन स्पष्ट हैं और आतो नाड़ियां विशाल लहरों की तरह उमड़ रही हैं। पहले वाली बेजान एहसास से बिल्कुल अलग। जब ये साधना तकनीक मेरे दिमाग में आई, मुझे लगा जैसे मुझे तुरंत ज्ञान मिल गया हो। ये तकनीक बहुत अजीब है, जैसे कि यह जिंदा हो। यह मेरे लिए बहुत ही ज्यादा उपयुक्त है। ये खुद ब खुद मेरी सेवा कर रही है। मैंने तकनीक का पालन करते हुए अपनी सांसों को नियंत्रित किया। थुआ फोन को अपने पेट के निचले हिस्से में एक गर्म हवा का झोंका महसूस हुआ, जो उसकी मर्जी के मुताबिक पूरे शरीर में फैल रहा था। पहले इसने पेट में एक चक्कर लगाया, फिर यह चारों हाथ पैरों और हड्डियों में दौड़ गया। एक महान चक्र के बाद वह गर्मी मेरे डांटियन में वापस आ गई। बहुत आराम मिल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी 10 लाख का मसाज करवाया हो। लगता है ये तकनीक सच में काम करती है। अब मैं भी साधना कर सकता हूँ। हाँ, साधना कर पाना अच्छी बात है। इसी तरह हमारी कीमत साबित होगी। भविष्य में दोनों पक्षों के बीच का रिश्ता अब ऐसा नहीं रहेगा कि थुआ फोंग एक तरफा मुफ्त में मदद कर रहा है। इस तरह ये हमारे जिंदा रहने के लिए भी बहुत फायदेमंद है। यकीन नहीं होता कि रात भी हो गई। मैंने तो बस एक ही महान चक्र पूरा किया है और इसमें पूरा एक दिन लग गया। तभी तो कहते हैं कि गुफा में एक दिन दुनिया में 1000 साल के बराबर होता है। इसके अलावा मैं साफ महसूस कर सकता हूँ कि मेरा शरीर बेहतर हो रहा है। फेफड़ों की क्षमता, ताकत और ऐसी ही चीजें सब थोड़ी थोड़ी बढ़ गई हैं। यहाँ तक कि एमायोट्रोफिक लेटस स्क्लेरोसिस के बाद के प्रभाव भी कुछ कम हो गए हैं। अगर मैं इसी तरह साधना करता रहा तो शायद मेरा कैंसर भी पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। सीनियर इमोर्टल की शुरुआती गति पहले से ही बहुत तेज है। अगर कोई आम इंसान होता तो उसे और भी ज्यादा समय लगता। मेरी साधना का मौजूदा स्तर, क्या वह क्यूई रिफाइनिंग के पहले स्तर को पार कर गया है? हे भगवान, उनका रवैया देखकर यकीनन मैं अभी तक क्यूई रिफाइनिंग के स्तर तक नहीं पहुंच पाया हूँ। दिव्य गुरु, आपको भी निराश होने की जरूरत नहीं है। इस दुनिया में साधना करने के लिए बहुत कम सामग्री है, या शायद इस दुनिया के नियम निचली दुनिया से अलग हैं। इसलिए अगर साधना की रफ्तार धीमी है तो ये भी सामान्य बात है। बस आपको यह महसूस होना चाहिए कि आप मजबूत हो रहे हैं, इतना ही काफी है। बाकी चीजों के बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। साधना एक लंबा सफर है जिसमें समय लगता है। शरीर का बेहतर होना ही बहुत अच्छी बात है। कम से कम इस लाइलाज बीमारी का कोई हल तो मिला। इन कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ उसके बाद मुझे एक बात समझ आई है, जिंदगी और मौत के सामने दुनिया की बाकी सारी चीजें बहुत छोटी लगती हैं। चाहे वो ब्रेकअप हो, किसी को खोना हो, या नौकरी चली जाना हो। ब्रेकअप हो जाए तो कोई और मिल सकता है, नौकरी चली जाए तो दूसरी मिल सकती है, दोस्त छूट जाए तो नए बनाए जा सकते हैं। सिर्फ जिंदगी ही ऐसी चीज है जो एक बार चली गई तो सब कुछ सच में खत्म हो जाता है। अचानक चेंग फैंग के पेट से गुड़गुड़ाने की आवाज आई। गुड़, मैं जाकर कुछ खाने को ढूंढता हूँ, आप लोग इंतजार करना। ये कहकर चेंग फैंग तुरंत रसोई में भागा और उसने तुरंत नूडल्स के 3 बड़े कटोरे बनाए, 10 अंडे तले और नूडल्स का पूरा पैकेट बना डाला। उसने थोड़ा सा उन छोटे लोगों को दिया और बाकी सब चेंग फैंग के पेट में चला गया। फिर भी उसका पेट सिर्फ 80% ही भरा था। खाना भी पूरी तरह से खत्म हो गया था। अब तो कल ही कुछ और सोचना पड़ेगा। बाजार जाकर रोजमर्रा का कुछ और सामान खरीदना होगा। आज अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप के 2 महीने बाद पहली बार
मुझे सबसे ज्यादा सुकून महसूस हो रहा है, या यूं कहूँ कि पिछले कुछ सालों में ये पहली बार है जब मैं सच में इतना खुश हूँ। पहले जब मैं सुई के साथ था, मेरा दिमागी सुकून हमेशा छिन जाता था। ज्यादा काम करने की वजह से मेरा शरीर भी थक कर चूर हो जाता था। सच कहूँ तो मैं बिल्कुल भी खुश नहीं था। शायद अलग होना दोनों के लिए यही अच्छा है। पेट भर खाने और पीने के बाद फोन अब और दुविधा में नहीं था, तो वो बिस्तर पर जाकर गहरी नींद में सो गया और अगले दिन अपनी साधना जारी रखने का इंतजार करने लगा। उसी समय शहर के एक दूसरे कोने में तो दी गुस्से के मारे करवटें बदल रही थी और सो नहीं पा रही थी। ये फोन सच में एक जोक की तरह चिपकू है। मैंने कह दिया था कि हमारा ब्रेकअप हो गया है, फिर भी वो मेरे माता पिता को परेशान करने चला आया। उसे क्या लगता है ऐसा करने से मैं वापस आ जाऊंगी? वो बस मुझे खुद से और ज्यादा नफरत करने पर मजबूर कर रहा है। मैं उसे उसके किए के लिए कभी माफ नहीं करूंगी। मैं बिल्कुल भी वापस नहीं जाऊंगी। सुबह जैसे ही उजाला हुआ, फोन उठ गया। वो रोजमर्रा की कुछ चीजें खरीदने के लिए शहर गया और फिर घर वापस आकर अपनी साधना जारी रखी। साधना से अपने शरीर में धीरे धीरे सुधार महसूस करने की भावना उसे बहुत पसंद आ रही थी। आज एक चक्र कल की तुलना में पूरे 1 घंटे छोटा था। ऐसा लगता है कि जब शरीर मजबूत होता है तो संचालन की संख्या बढ़ जाती है, तो शरीर में आंतरिक ऊर्जा का वो प्रवाह हर बार एक चक्र पूरा करने में और भी कम समय लेगा। मेरा शरीर फिर से थोड़ा मजबूत हो गया है। अगर मैं कुछ और दिन साधना करूं, तो शायद मैं एक आम इंसान जितना मजबूत हो जाऊंगा। अमर सीनियर, आपकी साधना की रफ्तार तो सचमुच हैरान कर देने वाली है। आप तो सच में 10,000 में से एक साधना करने वाले विलक्षण प्रतिभाशाली हैं। इतना भी नहीं, असल में मुझे पता है कि मुझे अभी लंबा सफर तय करना है। अमर सीनियर, आप बहुत विनम्र हैं। असल में दूसरे छोटे लोगों को भी लगता है कि फोन की साधना की प्रतिभा अविश्वसनीय रूप से अच्छी है। सिर्फ 2 छोटे दिनों में फोन से महसूस होने वाले दबाव ने उनका दम लगभग घोट दिया था। इस तरह की तरक्की की रफ्तार, उन्हें सच में लगता है कि फोन एक सच्चा जीनियस है। ये कोई अंधी चापलूसी नहीं है। अरे हाँ, रात के खाने का समय हो गया है। आज मैंने कुछ मांस खरीदा है। थोड़ी देर में सबके लिए खाने में कुछ अच्छा बनाऊंगा। वो रसोई में गया और सफेद चावल का एक बर्तन पकाया, टमाटर के साथ तले हुए अंडे की एक प्लेट बनाई, हरी मिर्च के साथ तला हुआ मांस और साथ में चीनी पत्ता गोभी और टोफू का एक कटोरा सूप। ये सब बस घर के बने व्यंजन थे, जिन्हें सब्जियों के बगीचे में ले जाकर उन छोटे लोगों के साथ खाया। उन छोटे लोगों ने ज्यादा नहीं खाया, लगभग सब कुछ फोन के पेट में चला गया। ऊर्जा अभी भी बहुत कम है। लगता है भविष्य में मुझे और भी ज्यादा प्रोटीन वाले पौष्टिक व्यंजन शामिल करने होंगे। फोन अभी भी शिकायत कर रहा था कि उसके सामने रखे खाने में पर्याप्त ऊर्जा नहीं है। तभी उन छोटे लोगों के चेहरे लाल हो गए और उनके पूरे शरीर में गर्मी महसूस होने लगी। इस खाने में बहुत ज्यादा ऊर्जा है। मुझे लगता है मैं अब और नहीं सह सकता। ये खाना पहले से भी ज्यादा पौष्टिक है। सब लोग ठीक तो हो? ये तो बस टमाटर वाले तले हुए अंडे की एक प्लेट है और साथ में हरी मिर्च वाले तले हुए मांस की एक साधारण सी प्लेट, और इससे ही उन्हें लगभग बदहजमी होने वाली है। इतना भी बुरा नहीं हो सकता, है ना? अमर कियान भी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस हम ज्यादा लालची हो गए थे और गलती से ज्यादा खा लिया। जब ये पच जाएगा तो हम ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा यह एक सौभाग्यशाली अवसर भी है। अगर हम इसे पूरी तरह से पचा पाए तो हमारी ताकत भी थोड़ी बढ़ जाएगी। ये सच में अमर लोक है। आप कुछ भी यूं ही उठा ले, वह बहुत पौष्टिक होता है और साधना के स्तर को बढ़ा सकता है। बस ज्यादा खाने से आसानी से अति पोषण हो सकता है। अमर कियान भी हर दिन यही सब खाते हैं, तभी तो उनका शरीर इतना भयानक है। सिर्फ उनकी शुद्ध शारीरिक शक्ति ही सबको कुचलने के लिए काफी है। देवलोक में वाकई अभी भी बहुत सी ऐसी चीजें थी जिन्हें वे समझ नहीं पा रहे थे। आखिर ये कैसी दुनिया है, वे सच में समझ नहीं पा रहे थे। जो लोग इस दुनिया में रह सकते हैं, आखिर वे किस तरह के जीव होंगे? 9 बौने मुश्किल से उठे और जमीन पर पालथी मारकर बैठ गए। अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके अभी अभी खाए भोजन को पचाने लगे। पूरे 10 मिनट बाद उन बौनों ने आखिरकार अपने शरीर में मौजूद ऊर्जा को पचा लिया। गुमनाम तलवारबाज अमर सबसे पहले होश में आया। कहो, अब ठीक महसूस कर रहे हो? फोन की गूंजती हुई आवाज उनके सिर के ऊपर से आई, जो पूरे आसमान में गूंज उठी। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद अमर गुरु। मैं ठीक हूँ। मैंने न केवल अपने शरीर की शक्ति को पचा लिया है, बल्कि मेरी साधना का स्तर भी थोड़ा बढ़ गया है। नश्वर दुनिया में हमारी साधना का स्तर बहुत समय से रुका हुआ था। कभी नहीं सोचा था कि देवलोक में आकर यह सच में आगे बढ़ने के संकेत देगा। इस दिव्य भेंट के लिए अमर गुरु का धन्यवाद। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। ये तो बस घर पर बना कुछ साधारण खाना है और ये बौने इसे किसी चमत्कारी औषधि की तरह मान रहे हैं। इनकी उम्मीदें वाकई बहुत कम हैं। बाकी बौने भी एक एक करके होश में आने लगे। अपने शरीर में उमड़ती हुई शक्ति को महसूस करके वे सब बेहद खुश थे। वे सब ज्यादा शक्तिशाली हो गए थे। फोन भी उन बौनों के शरीर से निकलती ऊर्जा को महसूस कर सकता था। सच कहूँ तो मुझे ठीक से महसूस नहीं हो रहा, लेकिन उनके शरीर की चमक थोड़ी और बढ़ गई है, तो इसका मतलब वे शक्तिशाली हो गए हैं, है ना? लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं अब भी उन्हें एक उंगली से कुचल सकता हूँ? बौनों को होश में आया देखकर फोन को अब उनकी रक्षा करने की जरूरत नहीं रही। दोनों पक्षों ने कुछ देर बात की। बौने स्वाभाविक रूप से फोन के बहुत आभारी थे, जबकि फोन ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने काम में लग गया। असल में वह अपनी साधना जारी रखना चाहता था, लेकिन फिर उसने सोचा कि एक महान चक्र पूरा करने में देर रात हो जाएगी और बिना आराम किए ये ठीक नहीं होगा। इसलिए मैंने उस विचार को फिलहाल के लिए टाल दिया। बैठे बैठे लगा कि करने को कुछ नहीं है, तो उसने दृढ़ निश्चय के साथ कुदाल उठाई और आंगन में जाकर जमीन खोदने लगा।
मैं मजबूत हो गया हूँ। मेरी ताकत भी बहुत बढ़ गई है। साधना करने से पहले सिर्फ घास काटने से ही मैं बुरी तरह थक जाता था। अब मैं जोर जोर से जमीन खोद रहा हूँ और ये बहुत हल्का महसूस हो रहा है। मुझे ये भी नहीं पता कि मेरे शरीर की लाइलाज बीमारी इसकी वजह से ठीक हो जाएगी या नहीं। जब भी फुर्सत मिलेगी मुझे एक बार जांच के लिए अस्पताल जरूर जाना होगा। उसके तुरंत बाद हुआफोंग ने एक ही बार में घर के आसपास की सारी जमीन खोद डाली। दूसरे लोग जब साधना करते हैं तो वे इंसानों, राक्षसों, स्वर्ग, पृथ्वी और भाग्य से लड़ते हैं। वे महानताओं के लिए लड़ते हैं। वे मुश्किल और अकेले रास्तों को पार करते हैं, हर तरह की क्रूर मार काट करते हैं। और मैं साधना करके जमीन खोद रहा हूँ। अगर यह बात बाहर फैल गई तो मेरे साथी साधक मुझ पर हंसेंगे ही। शुक्र है, ऐसा लगता है कि इस दुनिया में सिर्फ मैं ही साधना करता हूँ। अगले कुछ दिनों तक वह साधना करता रहा, घास साफ करता और जमीन खोदता रहा। घर के आसपास की जमीन के अलावा पास में बहुत सारी बंजर जमीन भी थी। उसका हर दिन बहुत व्यस्त बीत रहा था। उस दौरान कभी कभी उसके चाचा का परिवार उससे मिलने आता, लेकिन वे ज्यादा देर नहीं रुकते थे। उनके अलावा और कोई नहीं आता था। फोन पर भी कोई मैसेज नहीं आता था। हुआफोंग दिन ब दिन मजबूत होता गया, लेकिन जिस बात से वह परेशान था वह ये थी कि वह अभी भी क्यूई रिफाइनिंग के पहले स्तर को पार नहीं कर पाया था। खैर, इसे कुदरत पर ही छोड़ देता हूँ। लेकिन साधना के साथ साथ मेरी भूख भी बढ़ती जा रही थी। अब बाहर जाकर कुछ और खाना खरीदने का समय आ गया है। बीज, चावल, सब्जियां, मांस, डेयरी प्रोडक्ट्स। हुआफोंग ने खरीदारी की लिस्ट बना ली। जो चीजें मुझे खरीदनी है ये तो कुछ ज्यादा ही है। अकेले तो मैं ये सब नहीं ले जा पाऊंगा। मुझे जाकर अंकल से उनकी गाड़ी मांगनी पड़ेगी। सुना है कि शियाओ फैंग बीमार है और उसे कैंसर है। लगता है वो अब ज्यादा दिन नहीं बचेगा। तभी मैं सोचूं कि वो गांव वापस क्यों आया, तो इसका मतलब ये सिर्फ सुई से ब्रेकअप की वजह से नहीं है। पता नहीं सुई के घर वालों को इस बारे में पता है भी या नहीं। उन्हें पता हो या ना हो, हमें क्या फर्क पड़ता है। शियाओ फैंग हमारा अपना है, इसमें किसी बाहर वाले के दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। सामान उतारने के बाद आप जल्दी से जाकर शियाओ फैंग को देख आइए। वो इस वक्त बहुत बुरी हालत में होगा। ये बच्चा सच में बहुत बेचारा है। इतनी गंभीर बीमारी में उसके साथ कोई भी नहीं है। हाय, चलो थोड़ी देर में हम दोनों शियाओ फैंग से मिलने चलते हैं। उसने बहुत दुख झेले हैं। इतनी कम उम्र में अपने माँ बाप दोनों को खो दिया और अब खुद उसे भी। चंग फैंग को अपने अंकल और आंटी की इस बातचीत के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। वो अपने अंकल के घर की तरफ जा रहा था। असल में वो खुद को दुखी नहीं मानता था, बल्कि इस दौरान वो बहुत खुश था। काम के बंधनों से आजाद होकर उसे सच में ऐसा लगा जैसे वो खुद से मिल गया हो। उसका मन भी शांत हो गया था। बचाओ, कोई मेरी जान बचाओ, जल्दी यहाँ आओ, कोई आकर मेरी मदद करो। ये सुनकर चंग फैंग के चेहरे का रंग उड़ गया और वो जल्दी से आंगन की तरफ भागा। उसने देखा कि उसके अंकल मकई के डंठलों से लदे एक पलटे हुए तिपहिया वाहन के नीचे दबे हुए हैं। उनका पूरा शरीर उसके नीचे दबा हुआ था, सिर्फ उनके सिर का थोड़ा सा हिस्सा ही बाहर दिख रहा था। अंकल, घबराहट में उसने ज्यादा कुछ नहीं सोचा और सीधा आगे की तरफ भागा। शियाओ फैंग, तुम हो? तुम जल्दी जाओ और मदद के लिए किसी को बुला कर लाओ। मैं यहाँ अकेला हूँ। आंटी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि उन्होंने देखा चेंग फैंग नीचे झुका और दोनों हाथों से पलटी हुई तिपहिया गाड़ी का निचला हिस्सा पकड़ लिया। वो तिपहिया गाड़ी जमीन से ऊपर उठ गई और चेंग फैंग ने उसे धक्का देकर दूसरी तरफ पलट दिया। अंकल, आप ठीक तो हैं? छोटे फैंग, तुम ये बीमार है ना? क्या ये किसी बीमार इंसान जैसा लग रहा है? इसमें इतनी ताकत कैसे हो सकती है? सिर्फ 2 हाथों से जोर से खींचकर उसने पूरी तिपहिया गाड़ी को ही पलट दिया। ये तिपहिया गाड़ी और उस पर लदे मक्के के ढेर कुल मिलाकर कम से कम 400-500 किलो के तो होंगे ही। और फिर भी चेंग फैंग ने उसे पलट दिया। बात यह है कि अस्पताल से भेजी गई गंभीर बीमारी की रिपोर्ट में क्या यह नहीं कहा गया था कि वह गंभीर रूप से बीमार है और उसका शरीर बहुत कमजोर है। समय बीतने के साथ यहाँ तक कि उसका चलना फिरना भी मुश्किल हो जाएगा और आखिरकार वो मर जाएगा। लेकिन इस समय उनके सामने खड़ा चेंग फैंग कहीं से भी बीमार नहीं लग रहा था। इतना ताकतवर, ये तो किसी भी स्वस्थ व्यक्ति से ज्यादा ताकतवर है। वी की स्थिति बहुत ज्यादा अचानक थी। चेंग फैंग ज्यादा सोच नहीं पाया और इसीलिए उसने अपनी असली ताकत दिखा दी। बेशक वह इसे छिपाना भी नहीं चाहता था। अंकल, आप ठीक तो हैं? हाँ, कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा दब गया था। किसी जरूरी जगह पर चोट नहीं लगी। चिंता करने की कोई बात नहीं है। फिर भी आपको अस्पताल जाकर एक बार जांच करवा लेनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन में ज्यादा पैसे भी नहीं लगते। सच में कुछ नहीं हुआ, न दर्द है न खुजली। बस दब जाने की वजह से मैं थोड़ी देर के लिए हिल नहीं पा रहा था। हम चेंग खानदान के लोग तो वैसे भी बहुत मजबूत होते हैं। तुम क्यों चिंता कर रहे हो? तुम्हारे अंकल ने अपने पूरे शरीर को हिलाकर देखा और ऐसा लग रहा था कि उन्हें सच में कोई चोट नहीं लगी है। ये देखकर चेंग फैंग ने राहत की सांस ली। छोटे फैंग, तुम में तो बहुत ज्यादा ताकत है। अभी तुम तेजी से दौड़ कर आए और एक ही झटके में तुमने वो तिपहिया गाड़ी पलट दी। वो तिपहिया गाड़ी हल्की नहीं है। तुम्हारे अंदर इतनी ताकत कहाँ से आई? शियाओ फैंग, तुम इतने ताकतवर कैसे हो गए? वो तिपहिया गाड़ी हल्की नहीं है। 3-4 लोगों के बिना उसे उठाना मुश्किल है। शायद मैं पैदाइशी ही ताकतवर हूँ। मैं साधना की बात नहीं बता सकता, कम से कम अभी तो नहीं बता सकता, वरना चाचा और चाची समझेंगे कि मैं पागल हो गया हूँ। अरे हाँ, अभी आपने ही तो कहा था कि हम चेंग परिवार वाले हमेशा से ही मजबूत जिस्म के होते हैं, तो मुझ में थोड़ी ताकत होना तो आम बात है ना? अरे लड़के, तुम तो बहस करने में माहिर हो। मेरी ही बात से मुझे चुप करा दिया। चाचा, हाथ मत उठाना। बचपन में आपने मुझे कम नहीं मारा है। अब मैं बड़ा हो गया हूँ। अगर अब आपने मुझे मारा तो मेरी बहुत बेइज्जती होगी। हाँ, शियाओ फैंग, एक बात सच बताओ,
क्या तुम बीमार हो, और वो भी कैंसर से? अस्पताल वालों ने तो ये भी कहा कि तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है, तभी तो तुम गांव वापस आ गए। मेरे बच्चे, तुमने बहुत दुख झेला है। एक काम करो, तुम हमारे साथ आकर रहो। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत स्वाभिमानी हो, लेकिन हम एक ही परिवार के हैं। परिवार वालों के लिए कोई परेशानी नहीं होती। तुम वहाँ रहोगे तो हम तुम्हारी देखभाल भी अच्छे से कर पाएंगे। हाँ श्याओफन, अकेले सब कुछ बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। कुछ भी हो, हम तुम्हारे साथ हैं। चाचा का परिवार हमेशा मुझे एक अनजानी सी गर्माहट का एहसास देता है। चाचा, चाची, आप दोनों चिंता मत कीजिए, मेरी सेहत बहुत अच्छी है। मैं आपको कहीं से भी बीमार लगता हूँ क्या? आप दोनों देखिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, है ना? 400-500 किलो वजनी चीज को ऐसे ही पलट देता है। भला ऐसा कोई बीमार होता है क्या? लेकिन अस्पताल ने तो सच में हमें तुम्हारी नाजुक हालत का नोटिस भेजा था। नाजुक हालत का नोटिस बाहर भी भेजा जाता है क्या? ऐसा तो कोई नियम नहीं होगा, है ना? खैर, जो भी हो, आप लोगों को मेरी बीमारी के बारे में पता तो चल ही गया है। लेकिन अब मेरी तबीयत धीरे धीरे सुधर रही है। मैं साधना भी तो कर रहा हूँ। ये छोटी मोटी बीमारी मेरा क्या बिगाड़ेगी? पहले सच में कोई चारा नहीं था, लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं होगी। हो सकता है ये कोई धोखा हो या किसी को कोई गलतफहमी हुई हो। मैं आपके सामने एकदम हट्टा कट्टा खड़ा हूँ, नहीं क्या? अगर इतनी ताकत होने पर भी कोई बीमार कहलाता है, तो इस दुनिया में कोई नॉर्मल इंसान बचेगा ही नहीं। अंकल, आंटी, आप दोनों फिक्र मत कीजिए, मैं एकदम ठीक हूँ। मैं गाँव वापस बस इसलिए आया क्योंकि शहर की जिंदगी से मेरा मन भर गया था, इसलिए कुछ समय गाँव में बिताना चाहता था। अंकल और आंटी ने एक दूसरे की तरफ देखा और कुछ देर बाद कहा, तुम सच में बीमार तो नहीं हो, या फिर तुम्हें डर है कि हम लोग परेशान होंगे और हमें तकलीफ नहीं देना चाहते, इसलिए सब छुपा रहे हो? आप लोग बेफिक्र रहिए, मैं पूरी तरह से तंदुरुस्त हूँ। और हाँ, अगर मैं सच में बीमार होता और मुझे आप दोनों को तकलीफ देने की जरूरत पड़ती, तो मैं जरा भी नहीं हिचकिचाता। मैं सच में जरा भी नहीं हिचकिचाता। चलो, ये तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जब हमें वो खबर मिली थी, हम लोग तो डर के मारे बेहाल हो गए थे। हम तो सोच रहे थे कि ये मक्के के डंठल का काम खत्म करके फौरन तुमसे मिलने आएंगे। तुम्हें ठीक देखकर जान में जान आई। आखिरकार अंकल और आंटी ने चैन की सांस ली। ये डॉक्टर लोग सच में बड़े बेईमान और धोखेबाज हैं। हमें इस तरह से धोखा देने की हिम्मत की उन्होंने। बहुत घटिया लोग हैं। वो दोनों बड़बड़ाते हुए अस्पताल को कोस रहे थे, लेकिन क्षण फोन को सच में ठीक देखकर वो दोनों फिर भी बहुत खुश थे। चाचा जी, चाची जी, अगर कोई काम है तो मुझे करने दीजिए, मैं मदद कर देता हूँ। मैं बड़ी मुश्किल से तो यहाँ आया हूँ, तो मुझे ही करने दीजिए। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है श्याओ फोंग, तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें भारी काम करने की जरूरत नहीं है। ये तुम्हारे चाचा को ही करने दो। मैं 27-28 साल का हो गया हूँ और आप अभी मुझे बच्चा कह रहे हैं। लेकिन बड़ों की नजर में बच्चे कभी बड़े नहीं होते। क्षण फोन मदद करने पर अड़ा रहा। अपनी जबरदस्त ताकत की वजह से उसने जल्दी से मक्के के डंठलों की एक पूरी गाड़ी साफ कर दी। ये देखकर उसके चाचा को सच में यकीन हो गया कि क्षण फोन बीमार नहीं है, इसलिए चाचा ने भी अब कोई लिहाज नहीं किया। इतनी ताकत का थोड़ा इस्तेमाल न करना तो बर्बादी होगी। संयोग से चाचा के घर की पत्थर की चक्की गिर गई थी और वो अकेले उसे नहीं उठा पा रहे थे। कोई भी भारी काम हो, सब मुझ पर छोड़ दीजिए। क्षण फोन हंसते हुए बोला, मैंने अकेले ही 250 किलो से ज्यादा वजन की पत्थर की चक्की उठा ली। वाकई हम क्षण परिवार का जीन बहुत मजबूत है। न सिर्फ दिमाग तेज है, बल्कि ताकत भी हैरान कर देने वाली है। साधना करने से पहले पत्थर की चक्की उठाना तो दूर की बात, बिस्तर पर चढ़ना भी मुश्किल था। लगता है इस दौरान मैं सच में बदल रहा हूँ। इसके बाद जब उसने देखा कि चाचा और चाची अब चिंतित नहीं हैं, तो क्षण फोन गाड़ी उधार लेकर रोजमर्रा का सामान खरीदने शहर चला गया। लिस्ट का सारा सामान खरीदने के बाद क्षण फोन ने गाड़ी चाचा के घर वापस कर दी और फिर अपने घर लौटकर साधना जारी रखी। अब एक पूरा महाचक्र पूरा करने के बाद अभी शाम के सिर्फ 4 ही बजे थे। साधना की गति कम से कम दोगुनी हो गई थी। साधना पूरी करने के बाद क्षण फोन जैसे ही सब्जियों के बगीचे में पहुंचा, उसने देखा कि कुनुन परी और अनाम तलवारबाज अमर मुकाबला करने की तैयारी कर रहे थे। कुनुन परी, हम दोनों पहले हैं जिन्होंने सफलता हासिल की है, तो क्यों ना एक मुकाबला हो जाए। देखते हैं कि इन कुछ दिनों की साधना में क्या हासिल हुआ है। हम बस एक दूसरे की ताकत को परखेंगे, ठीक है? ये कुनुन परी वाकई बहुत खूबसूरत है। उसके शरीर का अनुपात तो और भी कमाल का है। चाहे वो इंटरनेट की हॉट लड़कियां हों जो अपनी तस्वीरों को बहुत ज्यादा एडिट करती हैं, या वो सेलिब्रिटीज जो हर एंगल से खूबसूरत दिखती हैं, कोई भी कुनुन परी जितनी खूबसूरत नहीं है। बस एक ही अफसोस की बात है कि वो बहुत छोटी है। ठीक है, मैं बहुत समय से गुमनाम तलवारबाज अमर की तलवारबाजी का सामना करना चाहती थी। पिछली बार हम नश्वर दुनिया में लड़े थे, तब हम हजारों मील दूर रहकर भी एक दूसरे से टकराए थे। मैं हमेशा से एक मौके की तलाश में थी ताकि तुम्हारे साथ एक धन की लड़ाई लड़ सकूं। कुनुन परी बेहद शक्तिशाली है। उसने नश्वर दुनिया में अमर कुनुन पंथ की स्थापना की थी, जिसकी शान दूर दूर तक फैली थी। ये सब सिर्फ अपनी खूबसूरती के दम पर नहीं किया जा सकता। नश्वर दुनिया के लोग तो उसे अब तक की सबसे महान महिला साधक मानते हैं। तो फिर गुस्ताखी माफ। 10,000 तलवारें। गुमनाम तलवारबाज अमर ने एक तलवार को 10,000 तलवारों में बदल दिया। अनगिनत छोटी छोटी बैंगनी रंग की तलवारें उसके सिर के पीछे से प्रकट हुई और प्रलय की तरह कुनुन परी की ओर बढ़ी। कुनुन अमर कला। कुनुन परी ने अपने हाथों को जोड़कर एक मुद्रा बनाई। रोशनी के एक विशाल गोले ने उसके शरीर को ढक लिया। उस पर तरह तरह के अमर तावीज तैर रहे थे। कुनुन परी का हमला। पिछली बार उस मकड़ी से निपटने की तुलना में उसमें थोड़ा बदलाव आया था।
ये वही तावीज थे। अफसोस की बात है कि उससे मिलने वाली मजबूती अभी भी बहुत कम थी। उनकी मौजूदा ताकत के साथ वे अब भी उस मकड़ी को नहीं हरा सकते थे जिसने पिछली बार उनका पीछा किया था। छोटे से पेड़ के नीचे कुनन परी और गुमनाम तलवारबाज अमर के बीच घमासान लड़ाई हो रही थी। तलवारों का उमड़ता हुआ समंदर कुनन परी को डुबा देना चाहता था, लेकिन उनमें से हर एक उड़ने वाली तलवार जब कुनन परी के तावीजों वाले गोले से टकराती तो या तो दूर छिटक जाती या वहीं टूटकर बिखर जाती। कुनन अमर कला नीला अजदहा का साथ एक नीला ड्रैगन जैसा दिव्य जानवर कुनन परी के तावीज के गोले से बाहर निकला और सीधे गुमनाम तलवारबाज अमर की ओर झपटा। कुनन परी ने वाकई बहुत कुछ हासिल किया है, ये कहकर गुमनाम तलवारबाज अमर ने अपनी उंगलियों से तलवार का इशारा बनाया और एक जटिल मुद्रा बनाई। छिंगशुआन तलवार मार्ग खोलो। उसके सामने उंगली के आकार की एक बड़ी आग की तलवार बन गई। वह विशाल तलवार और नीला ड्रैगन जोर से एक दूसरे से टकराए। एक धमाके के साथ दोनों एक ही समय में चकनाचूर हो गए और गुमनाम तलवारबाज अमर और कुनन परी दोनों धमाके की ताकत से दूर जा गिरे। लगता है मेरा अंदाजा गलत नहीं था। तुम इस जमाने के नहीं हो, बल्कि एक प्राचीन परम हस्ती हो जो फिर से प्रकट हुई है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम प्राचीन परम हस्तियों में से तलवार संतली छिंगशुआन हो। गुमनाम तलवारबाज अमर के तलवार मार्ग में प्राचीन परम हस्तियों की ऊर्जा थी। यह वही चीज है जिसका सामना कुनन परी ने अपनी जवानी में किया था जब वह एक गुप्त परीक्षण क्षेत्र में गई थी। उसे यह अच्छी तरह याद था क्योंकि उस समय वह लगभग मर ही गई थी। कुनन परी वाकई बहुत बुद्धिमान है, तुमसे ये छिपा नहीं रह सका। मुझे भी बहुत पहले से शक था कि तुम इस युग की नहीं हो और मेरा शक सही निकला। कोई और चारा नहीं था। प्राचीन काल में किसी ने यह अनुमान लगाया था कि केवल इसी जीवन का अमरता का मार्ग खुलेगा, इसलिए हमें छिपकर सही समय का इंतजार करना पड़ा। ऐसा लगता है कि यह साधना की दुनिया के एक बहुत बड़े रहस्य से जुड़ा है, लेकिन क्षण फन के लिए इसका कोई खास मतलब नहीं था। अनगिनत सालों तक छिपे रहे सिर्फ इस नीला तारा नाम की अजीब जगह पर आरोहण करने के लिए। उस लक्ष्य के लिए तुम लोग वाकई अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो। जब मैंने अभी तक मार्ग प्राप्त नहीं किया था तब एक प्राचीन परम हस्ती ने मुझ पर छिपकर हमला किया था। मैं लगभग मर ही गई थी और मेरा मार्ग भी मिट गया होता। तब से मैंने कसम खाई है कि मैं उन बची हुई परम हस्तियों को जरूर ढूंढूंगी और अपना बदला लूंगी। परी, कृपया गलत मत समझिए। मैं ली छिंगशुआन हमेशा से ही ईमानदार और सच्चा रहा हूँ। जिसने आप पर हमला किया वह कोई और था। उसे कुनन की परी से बदला लिए जाने का डर नहीं था। बस वो इस खतरनाक परियों की दुनिया में अंदरूनी लड़ाई नहीं लड़ना चाहता था। इस समय जिंदा रहने के लिए एकजुट होना ही सबसे जरूरी है। मैं ली कभी भी कियानकुन दुनिया की लड़ाइयों में शामिल नहीं हुआ हूँ। ये बात वो भी जानती हैं। एक संत का वचन 9 कड़ाहों जितना भारी होता है। झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। कुनन की परी ने अपने आसपास के संतों की ओर देखा। इस भीड़ में क्या कोई प्राचीन परम शक्ति का अवशेष भी है? उस ठंडी नजर से देखे जाने पर बाकी लोगों ने हल्की सी त्योरियां चढ़ाई, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कहा। वे सभी एक ही स्तर के परम संत हैं। हर किसी का मन बहुत शक्तिशाली है। कोई भी खुद को दूसरों से कम नहीं समझता, भले ही सामने वाला अब तक की नंबर 1 महिला संत हो। चेन फैंग ने सिर झुकाकर छोटे लोगों की भीड़ को देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि उनके बीच असल में अब भी मतभेद थे। प्रतियोगी, शिकारी, साजिशकर्ता। स्वर्गारोहण के लिए, स्वर्गारोहण के सही समय तक जीवित रहने के लिए उन्होंने हजारों सालों तक योजनाएं बनाई और न जाने कितने शक्तिशाली विशेषज्ञों को मार डाला। कितना शानदार है। और क्या अगर इसे एक उपन्यास की तरह लिखा जाए तो यहाँ का हर एक खलनायक मुख्य पात्र हो सकता है। उनके अनुभव शायद लाखों शब्द लिखने पर भी पूरी तरह से बताए नहीं जा सकते। पुरानी रंजिशें अभी के लिए अलग रख दी गई हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं कमजोर हूँ। जब सही समय आएगा तो मैं जरूर। तो इस दुनिया में कोई भी ज्यादा ताकतवर महिला नहीं बचेगी। मैंने आपको हंसने का मौका दे दिया सीनियर। असल में ये छोटा सा निजी मामला बाहर उजागर करने लायक नहीं था, लेकिन मतभेद तो मतभेद ही है। कोई बात नहीं, मुझे तुम लोगों की आपसी रंजिश में कोई दिलचस्पी नहीं है और न ही मैं तुम लोगों के झगड़े में पड़ना चाहता हूँ। अभी मेरा सबसे पहला लक्ष्य साधना करना है और अपने कैंसर की समस्या को हल करना है। मेरे पास इतना फालतू समय कहाँ है कि तुम जैसे छोटे लोगों के झगड़ों में दखल दूं। सीनियर समझदार हैं और दुनिया की रीत जानते हैं। जाहिर है आपके पास हमारे निजी मामलों में दिलचस्पी लेने का समय नहीं होगा। सीनियर, आप निश्चिंत रहें, हम अपने निजी मामले आपस में ही सुलझा लेंगे। आपकी साधना में कोई खलल नहीं डालेंगे। सीनियर, मेरी एक गुस्ताखी भरी गुजारिश है। पता नहीं मुझे ये कहना चाहिए या नहीं, जो भी बात है कहो। हाल ही में मेरी साधना में कुछ प्रगति हुई है। मुझे लगता है कि मेरी ताकत बहुत बढ़ गई है। मैं सीनियर से मार्गदर्शन चाहता हूँ, ये देखने के लिए कि इस दुनिया में मैं किस स्तर पर पहुँच गया हूँ। क्या आप मुझे थोड़ा मार्गदर्शन दे सकते हैं? ली छिंगशुई मुझे चुनौती देना चाहता है। मैंने कुछ गलत सुना क्या? तुम मुझे चुनौती देना चाहते हो? जी, इसे पूरी तरह से चुनौती तो नहीं कह सकते, बस मैं अपनी ताकत को परखना चाहता हूँ और साधना के मामले में आपका मार्गदर्शन भी चाहता हूँ। अभी अभी मैंने जो कहा वह बहुत लापरवाही भरा था। ये शब्द चुनौती सच में ऐसे ही इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर महागुरु ने सच में चुनौती स्वीकार कर ली तो अगर उन्होंने मुझे एक ही बार में मार भी दिया तो भी कोई कुछ नहीं कहेगा। चुनौती का मतलब होता है जीवन और मृत्यु की परवाह न करना। भले ही मेरी साधना का स्तर बड़ा है, लेकिन महागुरु की तुलना में यह अभी भी आसमान और जमीन जितना फर्क है। मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूँ। यह कोई चुनौती नहीं है। मुझसे गलती हो गई, मैं मरना नहीं चाहता। सीनियर, तो आप थोड़ा नर्म रहिएगा। चिंता मत करो, तुम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना। मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम लोगों ने सफलता पाने के बाद लड़ने की तुम्हारी ताकत किस स्तर पर पहुँच गई है। अब चुनौती शब्द का जिक्र मत करना। अचानक मुझे थोड़ी घबराहट होने लगी है। मॉडल,
वरिष्ठ की अनुमति पाकर ली चिंगशुआन ने अपनी जीवन भर की सारी साधना शक्ति लगा दी। चिंगशुआन तलवारबाजी, हजारों तलवारें, हवा में अनगिनत उड़ने वाली तलवारें घनी होकर प्रकट हुई। हर एक तलवार का आकार बास्केटबॉल से भी बड़ा था। अनगिनत उड़ने वाली तलवारें एक साथ क्षण फन की ओर चली। इस एक चाल ने वहाँ मौजूद सभी संतों को हैरान कर दिया। जाहिर है, जब वह कुछ देर पहले खुनुन परी से लड़ रहा था, ली चिंगशुआन ने नरमी बरती थी। उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। सोचा नहीं था कि वह इतना शक्तिशाली होगा। प्राचीन युग का नंबर 1 तलवारबाज संत वाकई अपनी ख्याति के काबिल हैं। लेकिन जैसे ही वो हजारों तलवारों का गोला क्षण फन की उंगली के सिरे तक पहुंचा, उसने बस यूं ही एक चुटकी मारकर उसे तोड़ दिया। हजारों तलवारें एक हो जाओ। ली चिंगशुआन ने अपनी तलवारबाजी को केंद्रित किया और प्राचीन चिन्हों से ढकी एक रोशनी की तलवार प्रकट हुई। एक तलवार जिसे मूल ऊर्जा का आशीर्वाद प्राप्त था, वह भी प्रकट हुई। ली चिंगशुआन ने तो अपने खुद के मूल ताओ पैटर्न का भी इस्तेमाल किया ताकि उस विशाल तलवार को और शक्ति दे सके। कहने को तो यह एक विशाल तलवार थी, लेकिन असल में ये सिर्फ 2 उंगलियों को मिलाकर रखने से थोड़ी ही बड़ी थी। वरिष्ठ, सावधान। ली चिंगशुआन, जिसका शरीर और तलवार एक हो गए थे, उसके शरीर पर तलवार के घने पैटर्न उभर आए। वे प्राचीन तलवार के पैटर्न थे। तलवारबाजी के सबसे सटीक चिन्ह, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे आकाश और पृथ्वी के साथ पैदा हुए थे। कहा जाता है कि अगर कोई उन तलवारबाजी के चिन्हों को शरीर में उकेर सके तो वह मूल तलवारची में बदल सकता है और संतों से भी बढ़कर शक्ति का प्रदर्शन कर सकता है। सोचा नहीं था कि यह ली चिंगशुआन को मिल जाएगा। वाकई उसकी किस्मत बहुत अच्छी है। ली चिंगशुआन का तुरुक का पत्ता सचमुच बहुत शक्तिशाली है। वह प्राचीन युग का नंबर 1 तलवारबाज संत कहलाने के लायक है। देख रहे सभी संत हैरान थे, लेकिन तलवार के साथ एक हो चुका ली चिंगशुआन और वह चिन्हों वाली रोशनी की तलवार क्षण फन की बीच वाली उंगली की एक चुटकी से चकनाचूर हो गए, पल भर में बिखर गए। ली चिंगशुआन अपनी ज्ञानोदय की अवस्था से बाहर आ गया और जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। छोटे लोगों की भीड़ मुंह बाए रह गई। यह हमर वरिष्ठ सच में, ये तो हद से ज्यादा भयानक है। ली चिंगशुआन ने इतनी सारी चालें चली, फिर भी एक चुटकी भी नहीं झेल सका। सच में राक्षसों का भी राक्षस है। आप और मजबूत हो गए हैं क्या? मुझे कुछ महसूस क्यों नहीं हो रहा? आपके हमले पहले से कुछ ज्यादा अलग नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी शक्ति ज्यादा नहीं बढ़ी, इसलिए मुझे पता नहीं चला? मेरा तो कायाकल्प हो गया है और आप कह रहे हैं कि आपको महसूस नहीं हुआ? ये तो बहुत बड़ी नाकामी है। असल में चेंग फैंग को वाकई महसूस नहीं हुआ था। शक्ति का अंतर, ली चिंगशुआन में तरक्की से पहले और बाद में कितना फर्क है। चेंग फैंग का चेहरा देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो मजाक उड़ा रहा है, बल्कि वो सच कह रहा था। ये देखकर उन दोनों के तो रोंगटे खड़े हो गए। ये हमर बुजुर्ग आखिर कितने भयानक अस्तित्व वाले हैं। उनकी ताकत तो समझ से परे थी। नन्हे संतों के समूह ने एक बार फिर अपने और चेंग फैंग के बीच के फासले को महसूस किया। उन दोनों से थोड़ी देर बात करने के बाद सब अपने अपने काम में लग गए। चेंग फैंग बाजार से जो बीज लाया था, उन्हें अपनी योजना के अनुसार जमीन में बो दिया। उसने अपनी पसंद की सारी सब्जियां लगाई। आम सब्जियां लगभग 1-2 महीने में खाने लायक हो जाती हैं। अपने गांव वापस आने से पहले चेंग फैंग को डर था कि वो अपने हाथ से उगाई सब्जियां नहीं खा पाएगा। अब उसे पूरा भरोसा था। सब्जियां उगाने और खाना खाने के बाद चेंग फैंग आराम करने चला गया। अगली सुबह फोन की एक लंबी घंटी ने उसे नींद से जगा दिया। उसने तकिए पर देर तक टटोला, तब जाकर उसे फोन मिला। उसने आंखें मीचते हुए फोन उठाया। हेलो, कौन है? तुम मुझसे पूछने की हिम्मत भी करते हो कि मैं कौन हूँ? थुआ फोन, तुम मेरी आवाज नहीं पहचान रहे क्या? तुम अब और काम नहीं करना चाहते है ना? तुरंत उठो और जो प्लान मैंने तुम्हें भेजा है उस पर काम करो। क्लाइंट को इस प्लान की सख्त जरूरत है। अगर तुमने इसे बिगाड़ने की हिम्मत की तो धत तेरे की, मैंने तो नौकरी छोड़ दी है। मुझे इस आदमी की परवाह करने की क्या जरूरत है भला? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा शरीर इतने लंबे समय से काम के आदेशों का आदी हो गया है कि मेरे दिमाग में एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया बन गई है? मैं तुम्हें 2 घंटे देता हूँ। मुझे पूरा किया हुआ प्लान चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारा बोनस काट दूंगा। घंटा काटो, जाओ काट लो। आपके इस घटिया बोनस की किसे पड़ी है? घंटा काम करूंगा आपका। दफा हो जाइए यहाँ से। सुबह सुबह फोन करके किसी का मीठा सपना खराब कर रहे हैं। पागल हैं क्या आप? गाली देने के बाद मैंने फौरन फोन काट दिया। बस एक शब्द में कहूँ तो सुकून, बहुत सुकून मिला जब से मैंने कंपनी के मैनेजमेंट से बात करना शुरू किया है। यह अब तक की सबसे संतोषजनक बातचीत थी। वाकई वो कहावत बिल्कुल सच है। अपने अच्छे व्यवहार को एक तरफ रखकर बदतमीजी भरी जिंदगी का मजा लो। सच में बदतमीज होने से खुद को खुश करना कितना आसान है। जब से मैंने शरीफ बनने का नाटक छोड़ा है, मेरा मूड बहुत अच्छा हो गया है। उस बॉस का फिर से फोन आया। थुआ फोंग ने फोन उठाया। बहुत खूब, बहुत खूब। थुआ फोंग, तेरी तो, तू मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत करता है? तू अब काम नहीं करना चाहता है ना? तुझे पता है बाहर कितने लोग ये नौकरी चाहते हैं? अब तू फौरन दफा हो जा यहाँ से। तू मुझे गाली देगा तो मैं भी तुझे गाली दूंगा। गाली दे रहा हूँ तो क्या? तुम एक सफल इंसान होने का नाटक क्यों करते हो? बाहर वालों के सामने तो बड़े सलीके से पेश आते हो। कंपनी में तुम्हारी कोई औकात नहीं है। हर महीने थोड़ी सी तनख्वाह देते हो और ऐसा जताते हो जैसे किसी पर एहसान कर रहे हो। मैं तुम्हारे लिए काम करता हूँ, यह एक मूल्य का आदान प्रदान है। मैं तुम्हारी दी हुई तनख्वाह की भीख पर नहीं जीता। तुम होते कौन हो इतना रौब झाड़ने वाले? तुम्हारी वो टेढ़ी मेरी शक्ल, तभी तो तुम्हारी पत्नी किसी और के साथ भाग गई। असल बात तो ये है कि तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम कितने बुरे हो। तुम्हें पता है तुम बिल्कुल नाले के मेढक जैसे हो। कुएं का मेढक होकर हंस बनने का सपना देखते हो। सच में यह एक कोरी कल्पना है। वाकई बेशर्म लोग ही सबसे ज्यादा खुश रहते हैं। जब कोई आंखों में खटके तो उसे गाली दे दो। सच में मन काफी हल्का हो जाता है।
अभी तो डिप्रेशन हो ही नहीं सकता। तू तेरा तो खेल खत्म। मुझसे पंगा लेने की हिम्मत की। देखता हूँ तू कंपनी में कैसे टिकता है। मैं तेरा सारा बोनस काट दूंगा। मैं तुझसे सबसे मुश्किल काम कराऊंगा। मैं तुझसे ऐसा बदला लूंगा कि याद रखेगा। तुम सच में पागल हो गए हो। उस बेकार कंपनी में कौन रहना चाहता है। मैंने तो कब की नौकरी छोड़ दी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना। ये कहकर तुआ फोन ने फोन काट दिया। जब साधना कर ही ली है तो भला अब काम पर कौन जाता है। अपने पुराने बॉस को गाली देने के बाद उसका मन बहुत अच्छा हो गया। यहाँ तक कि बाहर सूरज भी ज्यादा प्यारा लग रहा था। पहले मैं खुश नहीं था क्योंकि मुझ पर बहुत ज्यादा मानसिक दबाव था। यहाँ तक कि कैंसर होना भी शायद सालों तक दबे रहने की वजह से ही था। अपने पुराने बॉस के साथ हुई बहस को एक तरफ रखकर तुआ फोन अपनी आदत के अनुसार सब्जियों के बगीचे की ओर चला गया। वो रोज देखने आता था। वो छोटे लोग ठीक तो है न। आखिरकार यहाँ रहना काफी खतरनाक है। क्या पता उन छोटे लोगों पर किसी आवारा बिल्ली या कुत्ते ने हमला कर दिया हो। अगर उनका सामना उन जैसे जानवरों से हो गया तो उनका बचना मुश्किल है। हर सुबह उठने के बाद सबसे पहला काम यही देखना होता है कि वो छोटे लोग जिंदा हैं भी या नहीं। पक्का करने के बाद ही मैं शांति से साधना कर पाता हूँ। दिव्य पूर्वज, आप आखिर आ ही गए। शेन फैंग जैसे ही छोटे पेड़ के पास पहुँचा, उसने देखा कि छोटे लोग बहुत देर से उसका इंतजार कर रहे थे। उनकी आंखों में घबराहट और बेबसी भरी हुई थी। कुछ तो हुआ है। क्या किसी जानवर ने हमला किया? आखिर हुआ क्या है? ली चिंगशुएन और खुनुन परी, लगता है वो अब नहीं बचेंगे। दिव्य पूर्वज, कृपया आप उन्हें देख लीजिए। क्या किसी शैतानी जानवर ने हमला किया है? नहीं, लगता है वो बीमार हो गए हैं। बीमार? कितना अजीब कारण है। सिद्ध पुरुष भी बीमार पड़ सकते हैं। मैंने पहली बार सुना है कि सिद्ध पुरुष भी बीमार पड़ते हैं। लेकिन फिर सोचा तो ये आम बात लगी क्योंकि ये सिद्ध पुरुष पहले से ही अजीब हैं। दूसरे लोगों के सिद्ध पुरुष तो दुनिया तबाह कर सकते हैं और मेरे वाले इतने कमजोर हैं कि मैं उन्हें सिर्फ एक उंगली से मसल कर मार सकता हूँ। अगर वो बीमार नहीं पड़ेंगे तो और कौन पड़ेगा? आखिर ये कौन सी गंभीर बीमारी है जो दो सिद्ध पुरुषों को मौत के करीब ले आई? बहुत जल्द खुनुन परी और ली चिंगशुएन को दूसरे कई संत उठाकर बाहर लाए। दोनों बहुत कमजोर और थके हुए थे और जंगली घास से बने स्ट्रेचर पर बेसुध पड़े थे। उनमें जान ही नहीं बची थी। वो घास से बना स्ट्रेचर बहुत ही साधारण था, लेकिन अभी के लिए सिद्ध पुरुषों के लिए वही सबसे अच्छी चीज थी जो वो बना सकते थे। ये महान ऋषि, कृपया एक नजर डालिए। पता नहीं ये कौन सी बीमारी है कि सिर्फ एक रात में ही वे मौत के कगार पर पहुंच गए हैं। ये बीमारी सच में बहुत डरावनी है। देवलोक सच में अनगिनत खतरों से भरा है। न सिर्फ हर समय खतरनाक राक्षसों से सावधान रहना पड़ता है, अजीब विनाशकारी नियमों से भी सावधान रहना पड़ता है, बल्कि उन बीमारियों की भी चिंता करनी पड़ती है जो कभी भी फैल सकती हैं। संत महात्मा भी इस बीमारी से नहीं लड़ सकते। पृथ्वी लोक में बीमार पड़ना तो दूर की बात है, यहाँ तक कि कोई भी हानिकारक नियम भी हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता। वह अमर और अविनाशी सुनहरा शरीर कितने ही साधकों की चाहत हुआ करता था। इन दो बौनों को देखकर तो लग रहा है कि ये बस अब गए कि तब गए, लेकिन मैं चाहे जैसे भी देखूं, लगता तो यही है कि ये सच में बीमार हैं। अब क्या किया जाए? या इन बौनों का इलाज करने के लिए किसी डॉक्टर को बुलाऊं? रहने ही देता हूँ। ये बौने इतने छोटे हैं कि अगर सच में डॉक्टर को बुला भी लिया तो जरूरी नहीं कि वो इनका इलाज कर पाए। ये महान ऋषि, कल रात से ही वे बीमार पड़ने लगे। उन्हें कभी ठंड लगकर कपकपी छूट रही है तो कभी तेज गर्मी लग रही है। माथा आग की तरह तप रहा है, गला इतना सूज गया है और दुख रहा है कि आवाज निकलना भी मुश्किल हो गया है और लगातार खांसी भी आ रही है। वह युवा फॉर्म पास आकर ध्यान से देखने लगा। बौने स्ट्रेचर पर लेटे हुए थे। वे इतने ज्यादा छोटे थे कि आधे दिन तक देखने पर भी कुछ पता नहीं चल रहा था। युवा फॉर्म लाचार था, इसलिए उसने बस अपना फोन निकाला और फिर से इंटरनेट पर उस अजीब फोरम पर जाकर पूछने लगा। सवाल ये था, अगर आप लोगों के पास बौनों का एक राज्य हो और उसके अंदर के बौने बीमार पड़ जाएं, लक्षण ये हो कि उन्हें कभी गर्मी लगे और कभी ठंड, माथा बहुत गर्म हो, गले में सूजन और दर्द हो, नाक बंद हो, नाक बह रही हो, तो उनका इलाज करने के लिए कौन सा तरीका अपनाना चाहिए? आप लोगों के हिसाब से उन बौनों को कौन सी बीमारी हुई है? अब वे सब बिस्तर पर पड़े हैं, लगता है अब और उठ नहीं पाएंगे। ऑनलाइन जवाब का इंतजार है। जल्दी जल्दी जल्दी। दोस्त, क्या तुम बहुत ज्यादा नॉवेल पढ़ने लगे हो? और ये क्या बकवास है? अगर तुम्हारे पास बौनों का एक राज्य हो, तुम सीधे सीधे ये क्यों नहीं कह देते कि तुम कोई तपस्वी हो? उस बौनों के राज्य में कोई सुंदर लड़की है क्या? क्या वो लड़की भी बीमार है? अगर है तो उसे पहले अपने कपड़े उतारने के लिए कहो ताकि तुम उसके शरीर की अच्छे से जांच कर सको। कहीं ऐसा न हो कि कोई गंभीर बीमारी छूट जाए। ये आईडी मैंने पहले भी देखी है। पिछली बार जिसने शरीर की जांच करने को कहा था वो भी यही थी। पिछली बार जिसने सच में मंदबुद्धि हो कहकर गाली दी थी वो भी यही थी। ऊपर वाला बंदा पक्का ठरकी बुढ़ा है। उसका सिर खोलकर देखोगे तो अंदर सिर्फ गंदी बातें ही भरी होंगी। सोचकर ही घिन आती है। जानवरों के डॉक्टर के तौर पर मेरे 13 साल के अनुभव के आधार पर, अगर तुम्हारे पालतू जानवर के साथ कोई बड़ी अनहोनी नहीं हुई है तो चाहे वो कितना ही बीमार क्यों न हो, कि बिस्तर से उठ भी न पाए, मेरे पास एक ऐसी दवा है जिसकी गारंटी है कि पीते ही ठीक हो जाएगा। अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं है तो तुम्हारे बौनों को सिर्फ जुकाम हुआ है। दवा पीते ही तुरंत ठीक हो जाएंगे। सिर्फ जुकाम ही तो है, बस इतनी सी बात है। चौथे फ्लो वाले भाई, तुम्हें यकीन है? तुम तो बस जानवरों के डॉक्टर हो, तुम इंसानों का भी इलाज कर सकते हो क्या? इंसान और जानवर में फर्क ही क्या है? और वैसे भी वो चुनिबियो इस हद तक है कि कह रहा है कि उसके पास बौनों का पूरा राज्य है। तो अगर मैं एक जानवरों के डॉक्टर के तौर पर दुनिया को बचाने का काम कर रहा हूँ तो इसमें क्या हर्ज है? वैसे भी जो लक्षण लूजू बता रहा है वो तो मेडिकल पढ़ने वाला कोई भी जानता है। बस जुकाम ही तो है। जुकाम की एक गोली खा लो, थोड़ी देर सो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। इसमें इतना मुश्किल क्या है?
वो चुनिबियों वाले अभी भी जोर जोर से बहस कर रहे हैं और थुआफोंग ने अपना फोन बंद कर लिया। जानवरों के डॉक्टर के इस तरह याद दिलाने पर थुआफोंग ने और ज्यादा ध्यान से देखा कुनुन तेन तू और ली थान ह्यूएन की हालत को। हाँ, सच में जुकाम ही है। कल क्या उन दोनों को ठंड लग गई थी? अरे कल रात सच में ठंड की लहर आई थी, बहुत ज्यादा ठंड थी जिससे हाथ पैर सुन्न पड़ गए थे। हम सब तो ठंड से बचने के लिए अपने कमरों में चले गए थे, लेकिन वो दोनों बहुत जिद्दी हैं। खासकर जब से सीनियर इमोर्टल उन्हें लगातार झटक कर दूर फेंकते रहे हैं, तब से उन्हें और ज्यादा लगने लगा कि वो ऐसे ही कमजोर नहीं रह सकते और ज्यादा पीछे नहीं रह सकते। इसलिए वो अपनी प्रैक्टिस करते रहे। उसके बाद उनकी ये हालत हो गई। अब मौसम पतझड़ में बदलने लगा है। रातें अक्सर बहुत ठंडी होती हैं। तुम जैसे छोटे लोगों की तो बात ही छोड़ो, आम बड़े लोग भी आसानी से बीमार पड़ सकते हैं। सब लोग जरा रुको। थुआफोंग ने कैप्सूल को खोला, अंदर का पाउडर बाहर निकाला और उसे गर्म पानी में अच्छी तरह मिला दिया। सब कुछ करने के बाद थुआफोंग दवाई का कटोरा बाहर ले आया। मैं तुम दोनों को ये दवाई पिलाता हूँ। सीनियर इमोर्टल, ये कौन सी दवाई है? बीमारी ठीक करने की दवाई। ये देखकर कि थुआफोंग साफ साफ नहीं बता रहा, उन लोगों की और कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन जिस चीज ने उन्हें हैरान कर दिया वह ये थी कि पता नहीं ये कौन सी दवा थी जिसे पीने के बाद वे दोनों बहुत तेजी से और साफ तौर पर ठीक होने लगे। ये दवा सच में असरदार है। सचमुच ये किसी देवता की चीज है। वाकई इसमें मरे हुए को जिंदा करने की शक्ति है। चेंग फैंग को देखते हुए उनकी आंखों में और भी ज्यादा श्रद्धा भर गई। देवलोक की चीजें वाकई अतुलनीय हैं, खासकर यह वरिष्ठ देवर्षि। इनके लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है। भगवान सचमुच भगवान है। निचली दुनिया में हम संत हैं। हमारा अस्तित्व देवताओं से कम नहीं है, लेकिन इस जगह पर चेंग फैंग हमारे लिए किसी भगवान की तरह ही है। ये देखकर कि जुकाम की दवा काम कर रही है, चेंग फैंग ने भी राहत की सांस ली। ठीक हो जाए तो अच्छा है। दूसरे लोगों के आरोही तो दुनिया में अजेय होते हैं। आसमान, जमीन, यहाँ तक कि हवा को भी काट डालते हैं। और मेरे आरोही सिर्फ साधना के लिए रात भर जागने की वजह से और थोड़ी ठंड लगने से बीमार पड़ गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ एक मामूली से जुकाम ने लगभग उन दोनों की जान ही ले ली थी। आप ही लोग बताइए, क्या ये आरोही चिंता का विषय नहीं है? कुनुन परी ने दवा पीने के बाद उनके पूरे शरीर से पसीना निकलने लगा। कुछ ही देर बाद वह धीरे धीरे होश में आ गई। धन्यवाद वरिष्ठ देवर्षि, मेरी जान बचाने के लिए। यह एहसान मैं कुनुन परी इस जीवन में कभी नहीं भूलूंगी। ज्यादा हिलना डुलना मत। तुम बस आराम से अपनी सेहत का ध्यान रखो। अभी के लिए साधना मत करना। पहले अपने शरीर को ठीक कर लो, उसके बाद देखेंगे अपना स्तर बढ़ाने के चक्कर में। लेकिन अगर तुमने ज्यादा अभ्यास किया और तुम्हें दिल की मांसपेशियों में सूजन जैसी कोई बीमारी हो गई तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। दिल की मांसपेशियों में सूजन, यह क्या होता है? लेकिन अगर यह किसी संत की सलाह है तो मैं अब और अभ्यास नहीं करूँगा। इतनी भी जल्दी मत करो। अभ्यास हमेशा एक एक कदम करके ही किया जाता है। हद से ज्यादा करने पर हर तरह की समस्याएं पैदा हो सकती हैं। ये देखकर कि सभी बौने सुरक्षित हैं, चेंग फैंग ने उनके लिए थोड़ी ब्रेड निकाली और अपने लिए बीफ का एक बड़ा टुकड़ा चुना और अभ्यास करने के लिए बैठने ही वाला था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका फोन फिर से बजने लगेगा। इस बॉस को हो क्या गया है? क्या डांट खाना काफी नहीं था? उसने फोन को साइलेंट पर रखा, उसे एक तरफ फेंका और अपना अभ्यास जारी रखा। वह अपने एक छोटे से पुराने बॉस की वजह से खुद को परेशान नहीं करना चाहता था। चेंग फैंग ने एक महान चक्र पूरा किया और उसका पूरा शरीर तरोताजा महसूस कर रहा था। बुरा नहीं है, ताकत फिर से बढ़ गई है। बढ़ने की रफ्तार पिछले कुछ दिनों जितनी तेज तो नहीं है, लेकिन फिर भी सुधार हो रहा है। शरीर की हालत भी थोड़ी और बेहतर हो गई है। नसें खुल गई हैं और ऊर्जा और खून का बहाव एकदम सही है। यहाँ तक कि बीमार होने से पहले से भी ज्यादा ताकतवर महसूस हो रहा है। क्या सिर्फ 1 घंटे से थोड़ा ज्यादा हुआ है? इस बार मैंने एक महान चक्र पूरा किया और इसमें पिछली बार से बहुत कम समय लगा। यह वाकई में एक बहुत बड़ी छलांग है। इसका मतलब है कि अब से एक दिन में मैं 2 महान चक्र पूरे कर सकता हूँ। मेरी ताकत दोगुनी रफ्तार से बढ़ेगी। इस रफ्तार से तो पहले स्तर को पार करना भी दूर नहीं है। लेकिन मेरा वो पागल पुराना बॉस, पता नहीं उसे फिर से क्या दौरा पड़ गया है। लगातार मेरे फोन पर कॉल किए जा रहा है। बस एक छोटी सी सुबह में 23 मिस्ड कॉल आ चुकी थी। क्या उसे फोन करने की लत है? थुआफोंग उसका नंबर ब्लॉक करने ही वाला था कि फोन फिर से बजने लगा। एक पल की हिचकिचाहट के बाद थुआफोंग ने फिर भी फोन उठा लिया। हेलो, अब क्या काम है? तेरी गालियाँ खाकर भी मन नहीं भरा क्या? या और गालियाँ खाने के लिए फोन किया है? मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि खुद अपनी बेइज्जती मत करवाओ, क्योंकि तुम गाली गलौज में वैसे भी मुझसे जीत नहीं सकते। थुआफोंग, मैं बड़ी मुश्किल से थुआफोंग को फोन मिला था, इसलिए उसने भी गुस्सा होने की हिम्मत नहीं की। उसने अपना लहजा बदलकर नर्म कर लिया। छोटे फोन, हमारी पिछली बात शायद कोई गलतफहमी हुई होगी। आजकल नौकरी ढूंढना आसान नहीं है। नौकरी छोड़ने के बाद तुम्हें दूसरी जगह मिलना बहुत मुश्किल होगा। एक काम करते हैं, तुम काम पर वापस आ जाओ। मैं मान लूंगा कि कुछ हुआ ही नहीं। जितने समय तुमने काम नहीं किया, मैं तुम्हें उस समय की पूरी तनख्वाह और अटेंडेंस के पैसे दूंगा। समझो कि ये तुम्हारी पेड लीव थी। कैसा रहेगा? सुन बे, तेरा बाप अब ये सब नहीं करता। वो कचरा काम जिसे करना है वो जाकर करे। मैं अब और गुलामी नहीं करने वाला। और हाँ, तुम्हारा इस तरह रंग बदलना सच में घिनौना है। यकीनन तुम बिना किसी वजह के इस तरह गिड़गिड़ा नहीं रहे हो। रहने दो, तुम किसी और ज्ञानी को बुला लो। मैं उस कचरा कंपनी में दोबारा कदम नहीं रखना चाहता। और एक बात, तुम्हें इस तरह गिड़गिड़ाकर मुझसे भीख मांगने पर मजबूर होना पड़ा और मुझसे काम पर वापस आने की मिन्नतें करनी पड़ रही हैं। लगता है प्रोजेक्ट में कोई गड़बड़ हो गई है ना? या फिर तुम्हें अब जाकर पता चला है
कि उस पोजीशन पर मेरे बिना लोकेशन वाला हिस्सा कोई नहीं कर सकता। होना ही था सिर्फ उस नौसिखिए इंटर्न के भरोसे, उन बुढ़े खूसटों के साथ जो कुछ समझते तो है नहीं, बस दिखावा करना जानते हैं और प्रमोशन पाने और सैलरी बढ़ाने के लिए बस चापलूसी करने में माहिर हैं। तो उनसे क्या हो पाएगा। चेन फैंग की ये बात सुनकर मैनेजर की तो जैसे जबान ही सिल गई और वो कुछ देर तक एक शब्द भी नहीं बोल पाया। लगता है मैंने सही अंदाजा लगाया। शिव फैंग, तुम तो जानते ही हो कि कंपनी कितनी मुश्किल में है, तो प्लीज हमारी एक बार मदद कर दो। वापस आकर इस प्रोजेक्ट को संभाल लो, फिर तुम्हें जहाँ जाना हो चले जाना, ठीक है। पहले तो मुझे लगा था कि वो पुराने धुरंधर और वो नया इंटर्न बहुत काबिल हैं और वो चेन फैंग की जगह आराम से ले लेंगे, लेकिन पता चला कि वो सब बस बड़ी बड़ी बातें करने वाले हैं। जैसे ही चेन फैंग गया पूरा डिपार्टमेंट ही बेकार हो गया। अगर तुम वापस नहीं आए तो ये प्रोजेक्ट सच में डूब जाएगा और हमारी कंपनी का भी टिकना मुश्किल हो जाएगा। ये क्या बकवास है, आप किस गलतफहमी में जी रहे हैं। मेरे और आपके बीच अब बात करने जैसा क्या रह गया है। आपकी कंपनी जिए या मरे उससे मेरा क्या लेना देना। जब मैं वहाँ था तो तुम लोगों ने मेरी कद्र नहीं की, सोचा कि मेरी जगह कोई भी ले सकता है, और अब जब मुसीबत आई तो तुम्हें मेरी याद आ गई। दफा हो जाओ, किसे पड़ी है तुम्हारी, मैं साधना करने में व्यस्त हूँ। शिव फैंग, गुस्सा मत करो, उस वक्त मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे, मैं तुम्हारी काबिलियत को पहचान नहीं पाया। एक काम करते हैं, बस तुम वापस आ जाओ, मैं तुम्हें 2 गुनी सैलरी दूंगा, नहीं 3 गुनी, पूरी 3 गुनी सैलरी। आप तो वाकई बड़ा खर्चा करने को तैयार हैं। लगता है इस बार आप किसी छोटी मोटी मुसीबत में नहीं हैं। लेकिन मेरा जवाब अब भी वही है, इससे मेरा क्या लेना देना, ये मेरा काम नहीं है। वापस आकर तुम्हारी मदद करूं ताकि काम निकलते ही तुम लोग मुझे दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंको। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ। चेन फैंग, तुम इतने बेदिल नहीं हो सकते। तुम सोचो, जब तुम्हारे पास नौकरी नहीं थी, किसने तुम्हें काम करने का मौका दिया, किसने तुम्हें सीखने का मौका दिया, किसने तुम्हें तैयार किया। कंपनी ने तुम्हें इतने सारे फायदे दिए और आखिर में तुम कंपनी को ऐसा सिला दे रहे हो। तुम इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हो। हे, आपके दिमाग में सच में कोई दिक्कत है। नौकरी तो असल में मूल्यों के आदान प्रदान की एक प्रक्रिया है और ऊपर से सीखने और ट्रेनिंग देने का दिखावा। और वैसे भी मैंने पहले कंपनी में जो मेहनत की और उसके बदले में जो मुझे मिला वो बिल्कुल भी बराबर नहीं था। वह इस तरह के इंसान से बहस करने में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने सीधे फोन काट दिया। वैसे भी जो काम उसे सौंपने थे वह सौंप चुका था, सैलरी भी मिल चुकी थी, उसका उस कंपनी से अब से कोई लेना देना नहीं था। लीडर ने तुरंत मैसेज भेजा, शियाओ फैंग, अभी मैं थोड़ा ज्यादा गुस्से में था, तुम क्या चाहते हो ताकि तुम इस बार इस मुसीबत को सुझाने में हमारी मदद करो। चेन फैंग ने देखने की जहमत भी नहीं की, उसने फोन एक तरफ फेंक दिया और दोपहर का खाना बनाने चला गया। उसने बीफ का एक और बड़ा टुकड़ा साफ किया और फिर से अपनी साधना शुरू कर दी। बीफ सच में सबसे ज्यादा प्रोटीन वाला खाना है जो इंसानी शरीर के लिए सबसे अच्छा है। अगर मैं हर दिन जरूरी मात्रा में बीफ खाऊं तो मेरी साधना की गति निश्चित रूप से और भी तेज हो जाएगी। इसी तरह एक और महाचक्र पूरा हुआ। चेन फैंग ने अपनी आंखें खोली और एक गहरी सांस छोड़ी। इस बार का संचालन बेहद सहज था। पहले थोड़ी रुकावट महसूस होती थी, आज तो जैसे तेल डाल दिया हो, बिल्कुल चिकना था। चेन फैंग उठकर खड़ा हुआ, उसका पूरा शरीर तरोताजा महसूस कर रहा था। उसने यूं ही कुछ मुक्के चलाए, हर मुक्के से हवा में सीटी बजने जैसी आवाज आ रही थी। न सिर्फ ताकत बढ़ गई है बल्कि मेरा शरीर भी और मजबूत हो गया है। मजबूत उस तरह से नहीं जैसा आम लोग समझते हैं, बल्कि त्वचा की सहनशीलता बढ़ गई है। कुछ छोटी मोटी खरोंचें अब मेरी त्वचा पर कोई निशान नहीं छोड़ सकती। अगर मैं अंत तक अभ्यास करता रहा तो क्या मैं किसी साधना उपन्यास के किरदारों जैसा बन पाऊंगा। चांद सूरज को मुट्ठी में कैद कर लूं, आसमान से तारे तोड़ लाऊं और इस दुनिया में मेरा कोई मुकाबला न कर पाए। खैर छोड़ो, इतने बड़े सपने नहीं देखने चाहिए, ये रास्ता बहुत मुश्किल है। साधना की दुनिया में अनगिनत साधक हैं, लेकिन उनमें से शायद ही कोई उस स्तर तक पहुंच पाता है और इतना शक्तिशाली बन पाता है। यह शायद सिंघुआ और पेकिंग यूनिवर्सिटी की परीक्षा पास करने से भी ज्यादा मुश्किल है। इस बार महाचक्र को चलाने में सिर्फ 3 घंटे लगे। तुम्हें पता होना चाहिए कि जब मैंने पहली बार महाचक्र चलाया था तो मुझे पूरा 1 दिन लग गया था। वाकई बहुत तेजी से सुधार हो रहा है। इस मिस्टर वान को क्या हो गया है, शायद मुझे उसे फोन करके पूछना चाहिए। मेरे बाप, मैं तुम्हें अपना बाप कहता हूँ, ठीक है। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, बस इस बार मेरी मदद कर दो। बस तुम मेरे लिए प्रोग्राम की गड़बड़ी ठीक कर दो। तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा। थुआ फोंग असल में उसका नंबर ब्लॉक करने वाला था, लेकिन फिर उसने सोचा और एक बात कही, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूँ तो ठीक है, मुझे इंडस्ट्री के आउटसोर्सिंग रेट के हिसाब से पैसे दो, 100 गुना ज्यादा, वरना मैं तुम्हारी मदद बिल्कुल नहीं करूँगा। मेरे बाप, आखिरकार तुमने कुछ तो कहा। मेरे बाप, लेकिन 100 गुना तो बहुत ज्यादा है। कोई मोल भाव नहीं, एक और शब्द कहा तो ये सौदा यहीं खत्म। नहीं नहीं नहीं, 100 गुना तो 100 गुना सही। थुआ फोंग वाकई बहुत घटिया है। पहले तो वो इतना सीधा सादा और ईमानदार था, मुझे कैसे नहीं पता चला कि वो इतना कमीना है। लेकिन कंपनी के भविष्य के लिए मुझे ये सब सहना ही पड़ेगा। मैं मान गया। पहले ये बंदा बहुत अकड़ू था, उसकी तनख्वाह बस 100 युआन बढ़ाने पर ऐसे नाटक करता था जैसे मैंने उसके पुरखों की कब्र खोद दी हो। अब देखो कितनी आसानी से बात कर रहा है। लगता है इस बार का प्रोजेक्ट बहुत ही जरूरी है। बस एक बार दुश्मन की दुखती रग हाथ लग जाए तो फिर चाहे कोई भी हो, कितना भी अड़ियल स्वभाव का क्यों न हो, उसे घुटने टेकने ही पड़ते हैं। पहले पैसे ट्रांसफर करो, फिर मैं काम करूँगा। मंजूर है तो पैसे दो, और अगर मंजूर नहीं है तो मंजूर है, मंजूर है। जब किसी पर भरोसा किया है तो शक नहीं करते, और जब शक है तो उस पर भरोसा ही नहीं करते। और वैसे भी शियाओ फैंग, तुम्हारे कैरेक्टर पर
मुझे अब भी भरोसा है। मैंने कहा था कि कीमत टैक्स के बाद 100 गुना होगी, 100 गुना, और वो भी टैक्स के बाद वाली कीमत। कितना कमीना है, पहले मुझे क्यों नहीं पता चला कि यह बंदा इतना शातिर है। क्या सब यही नहीं कहते थे कि चेन फैंग एक भोला भाला लड़का है? किसी ने इतना शातिर भोला भाला लड़का देखा है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पहले सिर्फ भेड़ का बच्चा होने का नाटक कर रहा था, या फिर हाल ही में उसे अचानक अकला गई है? आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि अब उसका फायदा उठाना आसान नहीं रहा? कुछ तो गड़बड़ है। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी यही कहने वाला था कि कीमत टैक्स के बाद 100 गुना होगी। हाँ 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 हाँ, मैनेजर वांग ने जबरदस्ती की हंसी। फोन पर होने के बावजूद चेन फैंग समझ गया था कि इस समय उन्हें मरी हुई मक्खी निगलने से भी ज्यादा बुरा लग रहा होगा। मैनेजर वांग की हालत के बारे में सोचकर ठीक इसी पल चेन फैंग को अंदर ही अंदर बहुत मजा आ रहा था। ये जानकर कि आपको बुरा लग रहा है, मुझे और भी अच्छा लग रहा है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। ठीक, आपको मैनेजर वांग की तरफ से एक बैंक ट्रांसफर मिला है, 700 मिलियन से ज्यादा। पहले 700 मिलियन से ज्यादा कमाने के लिए पता नहीं कितना समय लगता, लेकिन अब यूं ही एक झटके में अकाउंट में 700 मिलियन से ज्यादा आ गए। खैर, चाहे जो भी हो, ये पैसे मिल गए हैं तो मैं भी ज्यादा चैन से गांव में छिपकर रह सकता हूँ। छिपकर रहना, साधना करना। थुआ फोन कमरे में वापस आया। उसने कंप्यूटर चालू किया और मैनेजर वान का भेजा हुआ प्रोग्राम खोला। जाने पहचाने कोड्स को देखे हुए एक अरसा हो गया था। स्क्रीन पर कोड की लाइनें भरी हुई थी। ये सब मेरी बरसों की मेहनत थी। यह अनगिनत दिन और रातों की मेहनत का फल था। सच कहूँ तो मुझे अपने पुराने आप पर काफी गर्व है कि मैं अकेले इतना बड़ा प्रोजेक्ट संभाल सका। बग ठीक करना, एरर को हैंडल करना असल में बहुत आसान था, क्योंकि यह कोड खुद थुआ फोंग ने ही लिखा था। उसने बस एक नजर डाली और समझ गया कि समस्या कहाँ है। उंगलियां कीबोर्ड पर कुछ देर के लिए खटखटाई। हो गया 2 मिनट में ही उसने कमा लिए इतने सारे पैसे। काम खत्म करके थुआ फोंग ने कुछ देर सोचा। उसने ठीक की हुई फाइल तुरंत नहीं भेजी मैनेजर वान को, बल्कि उन्हें वापस फोन किया। आपकी यह समस्या काफी गंभीर है। मेरे हिसाब से कम इसे ठीक करने में 1 हफ्ता तो लगेगा ही। इतना समय? फोन भाई, क्या आप थोड़ा जल्दी नहीं कर सकते? मुझे यहाँ बहुत जल्दी है। ऐसा करते हैं, मैं थोड़ी और कोशिश करता हूँ। 5 दिन में आपका काम कर दूंगा। ये सच में सबसे तेज है जो मैं कर सकता हूँ। ठीक, आपको मैनेजर वांग से 31 मिलियन डोंग का लिफाफा मिला। भाई फैंग, आप कोई और तरीका सोचिए, देखिए कि क्या ये थोड़ा और तेज हो सकता है। मैनेजर वांग सच में बहुत दरियादिल हैं। अगर वो इतने सीधे हैं तो मैं भी बड़ा खेलूंगा। 2 दिन, मैं 2 दिन रात मेहनत करके आपके लिए ये काम पूरा कर दूंगा। भाई फैंग, आप बहुत वफादार हैं। मैंने पहले क्यों नहीं देखा कि आप इतने वफादार हैं। धन्यवाद। तो फिर भाई फैंग को थोड़ी तकलीफ होगी, बाद में जब मौका मिलेगा तो मैं आपको ठीक से धन्यवाद दूंगा। आपको ये पता है, बस इतना ही काफी है। खैर ठीक है, अभी के लिए इतना ही। मैं काम करना जारी रखता हूँ, बाद में बात करते हैं। ठीक है, तो मैं अब आपको और परेशान नहीं करूँगा। फोन रखने के बाद चेन फैंग आराम से एक स्वादिष्ट डिनर बनाने चला गया। दूसरी तरफ मैनेजर वान अभी कुछ सूट पहने आदमियों को रेस्टोरेंट से विदा किया था। वे सभी आदमी घमंडी थे, जैसे कोई सम्राट मजे करने आया हो, और वह महिला शुरू से अंत तक चापलूसी भरी मुस्कान बिखेर रही थी। उसने खुद उनके लिए कार का दरवाजा खोला। बॉस लिन, ध्यान से जाइएगा। बॉस लिन, आराम से जाइएगा। जब तक वे लोग कार चलाकर दूर नहीं चले गए, उस महिला ने अपनी झूठी मुस्कान हटा दी, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। खुशी तो चेहरे पर दिख ही रही है। एक और ऑर्डर पक्का हो गया। अगर हिसाब लगाए तो इस ऑर्डर का कमीशन करीब 8 मिलियन होगा। इस महीने में जरूर 30 मिलियन से ज्यादा कमाऊंगी। पता नहीं चेन फैंग इस समय क्या कर रहा होगा। वो गंवार, शायद वो खेत में मुंह गड़ाए काम कर रहा होगा। समझ नहीं आता गांव वापस जाकर उसका क्या भविष्य होगा। मेरा एक कमीशन भी उसके 3 महीने की खेती से ज्यादा है। उसका कुछ नहीं हो सकता। सच में उसमें आगे बढ़ने की कोई इच्छा ही नहीं है। अच्छा हुआ मैंने उससे रिश्ता तोड़ दिया। मुझे अब और भी ज्यादा लग रहा है कि ये ब्रेकअप मेरी जिंदगी का सबसे सही फैसला था। वैसे भी मैं और थुआ फोंग अब एक दुनिया के लोग नहीं रहे। अगली बार जब हम मिलेंगे तो शायद हम दोनों के दर्जे में जमीन आसमान का फर्क होगा। लेकिन सुई को यह नहीं पता था कि गांव लौटने के बाद थुआ फोंग गरीब नहीं हुआ, बल्कि उसने बस एक छोटा सा काम करके 70 करोड़ से ज्यादा कमा लिए। जाहिर है थुआ फोंग के लिए सबसे हैरान करने वाली बात वो 70 करोड़ नहीं थे, बल्कि साधना थी। ताकतवर बनने का एहसास भी बहुत खुशी देता है। पलक झपकते ही 2 दिन बीत गए। एक जोरदार धमाके के साथ थुआ फोंग के चारों ओर अचानक एक सुनहरी रोशनी चमक उठी। क्या मैंने क्यूई रिफाइनिंग का पहला स्तर पार कर लिया? ऐसा लग रहा है जैसे पूरे शरीर में कभी खत्म न होने वाली ताकत आ गई है। मानो एक मुक्का मारूं तो कोई चीज रोक नहीं पाएगी। यहाँ तक कि मुझे पहाड़ उठाने और दुनिया पर छा जाने वाली ताकत का एहसास हो रहा है। गुरुदेव, आपने सफलता पाली। आपने क्यूई रिफाइनिंग के पहले स्तर को पार कर लिया है। थुआ फोंग की सफलता पाने के बाद उन छोटे लोगों ने एक ऐसा दबाव महसूस किया जो पहले कभी नहीं किया था। यह एक ऐसा दबाव था जो सीधे खून से महसूस हो रहा था। मानो वे किसी ऊंचे दर्जे के दैत्य का सामना कर रहे हों। मानो वे कमजोर खून वाले किसी निचले दर्जे के जंगली जानवर का सामना कर रहे हों। लगता है मैंने सच में क्यूई रिफाइनिंग का पहला स्तर पार कर लिया है। क्यूई रिफाइनिंग का ये पहला स्तर वाकई बहुत शक्तिशाली है। सिर्फ वे ही नहीं, बल्कि दूसरे आरोही भी हैरान थे। थुआ फोंग का क्यूई रिफाइनिंग का पहला स्तर क्यूई रिफाइनिंग के पहले स्तर जैसा नहीं है जिसे हम जानते हैं। ये देवलोक के क्यूई रिफाइनिंग का पहला स्तर है। तभी तो गुरुदेव अब तक सफल नहीं हो पाए थे। उनकी साधना का असर हमसे बिल्कुल अलग है। उनकी साधना का असर हमारी समझ से बहुत परे है।
तो यह उस पहले स्तर की क्यूई रिफाइनिंग जैसा नहीं है जिसे तुम लोग समझते हो। तो फिर मैं आखिर किस चीज की साधना कर रहा हूँ? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, किसी ने कभी नहीं देखा। तो फिर क्या होगा? सब ठीक तो होगा, क्या होगा ये तो हम भी नहीं जानते, लेकिन यह निश्चित रूप से कल्पना से भी ज्यादा शक्तिशाली होगा। आखिरकार यह एक साधना तकनीक है जिसे हम 9 संतों ने मिलकर बनाया है। चाहे जैसे भी सोचो, ये कमजोर तो नहीं हो सकता। इन बोनों ने जिन्होंने मुझे ये साधना सिखाई, उन्हें भी मेरी मौजूदा हालत का अंदाजा नहीं है। तो फिर मेरा आगे का रास्ता आखिर कैसा होगा? शायद मुझे जल्दी से अस्पताल जाकर एक जांच करानी चाहिए। देखना होगा कि मेरा कैंसर अभी भी है या नहीं। अब जब मेरी ताकत पहले स्तर की क्यूई रिफाइनिंग तक पहुंच गई है, तो मैं थोड़ा आराम कर सकता हूँ। जहाँ तक पैसों की बात है, मैंने 70 करोड़ से ज्यादा कमा लिए हैं, जो मेरे रहने और खाने के लिए काफी हैं। अमर सीनियर, शायद इसलिए क्योंकि आप अमर कलाओं की साधना करते हैं, एक अमर शरीर से अमर कलाओं की साधना करते हैं, इसीलिए इसका असर अलग है। हाँ, जरूर यही बात होगी। इस दुनिया में अमरता की साधना करना निश्चित रूप से तुम बोनों की दुनिया से अलग होगा। अगर ताकत बढ़ने की रफ्तार बिल्कुल एक जैसी होती, तो जो 9 संत यहाँ अवतरित हुए थे, उन्होंने कब का इस दुनिया को तहस नहस कर दिया होता। वे इतने कमजोर नहीं होते। पहले स्तर की क्यूई रिफाइनिंग तक पहुँचने के बाद मुझे बस ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरा शरीर विकसित हो गया है। ऐसा लगता है जैसे मैंने अपनी मूल प्रजाति की सीमाओं को पार कर लिया है और मैं एक सुपरमैन की दिशा में विकसित हो रहा हूँ। मैं सुन सकता हूँ 100 मीटर दूर से पक्षियों का चहचहाना और उनकी सटीक जगह का भी पता लगा सकता हूँ। मैं घनी और उलझी हुई घास के बीच से भी एक ही नजर में उसे देख सकता हूँ। ये छोटे छोटे शरीर, बस एक मामूली सा मुक्का, और टाइसन को भी मुझे अपना बड़ा भाई मानना पड़ेगा। मैं बस क्यूई रिफाइनिंग के पहले स्तर पर हूँ और मुझे पहले से ही ऐसा महसूस हो रहा है। अगर मैं और ऊंचे स्तर पर पहुँच गया तो यह वाकई और भी ज्यादा मजेदार हो जाएगा। ठीक, फाइल मैनेजर वान को भेज दी गई है। ठीक, फाइल सफलतापूर्वक भेज दी गई। अरे वाह भाई फैंक, आप तो वाकई समय के बहुत पाबंद हैं। आपने 2 दिन कहा था तो ठीक 2 दिन ही लिए, बल्कि उससे भी जल्दी खत्म कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। इन 2 दिनों में आप जरूर बहुत थक गए होंगे, है ना? आपने बहुत मेहनत की, सच में बहुत मेहनत की। मैंने बस अपना काम किया है। मौका मिलने पर मैं आपको ड्रिंक पर ले चलूंगा और आपको ठीक से धन्यवाद जरूर दूंगा। पिछले 2 दिनों से जो चिंता थी वह आज आखिरकार खत्म हो गई। मिशन पूरा हुआ, ये प्रोजेक्ट बच गया, कंपनी का भविष्य उज्जवल है और आगे बहुत तरक्की होगी। तो अब हमारा हिसाब बराबर हुआ, काम खत्म, पैसा हजम। मैनेजर वांग, अगर आप व्यस्त हैं तो आप जा सकते हैं। मैं इन 2 दिनों में थोड़ा थक गया हूँ, अब मैं आराम करने जा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है मेरे भाई, आप जल्दी से आराम कर लीजिए, ज्यादा मत थकिएगा। कुछ काम हुआ तो बाद में बात करेंगे। वीचैट बंद करके चेन फैंग ने गांव में एक चक्कर लगाने का फैसला किया। नतीजा ये हुआ कि जैसे ही वह तालाब के किनारे पहुंचा, उसने एक बड़ा सा पत्थर देखा जो अंकल छन के ऊपर गिरा हुआ था। शुक्र है कि अंकल अभी तक मरे नहीं थे। वैसे सच कहूँ तो अंकल छन वाकई में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। एक पत्थर के नीचे खुद को फंसा लेने जैसा काम भी वह कर सकते हैं। ये करतब सच में कोई आम इंसान नहीं कर सकता। ट्रान चाचा, आप ठीक तो है ना? कुछ देर आवाज लगाने के बाद ट्रान चाचा ने मुश्किल से अपनी आंखें खोली। वाह फॉर्म, जल्दी मुझे बचाओ, मैं एक पत्थर के नीचे दब गया हूँ, बाहर नहीं निकल पा रहा। जल्दी फोन करके गाँव वालों को बुलाओ मुझे बचाने के लिए। ट्वा फॉर्म कुछ कहने ही वाला था कि ज्यादा घबराहट की वजह से ट्रान चाचा फिर से बेहोश हो गए, पूरी तरह से बेहोश। गाँव वालों को बुलाऊं? जब तक गाँव वाले यहाँ आएंगे तब तक तो चाचा का काम तमाम हो जाएगा। समझ नहीं आ रहा कि चाचा को खुशकिस्मत कहूँ या बदकिस्मत। बदकिस्मत इसलिए कि वो पत्थर के नीचे दब गए और खुशकिस्मत इसलिए कि वो मुझसे मिल गए। पर ये अजीब बात है, ऐसा लगता है कि आजकल जब भी मेरी ताकत बढ़ती है तो मेरे साथ अजीब अजीब घटनाएं होने लगती हैं, जैसे कि मेरे ऊपर मेन कैरेक्टर वाला ऑरा आ गया हो। ताकत बढ़ती है तो मुसीबतें आती हैं और फिर मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उन मुसीबतों को सुलझाता हूँ। क्या यही नियम है, ताकतवर लोगों का नियम? कल्पना करना भी मुश्किल है कि भविष्य में जब मैं और भी ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगा तो क्या मैं उन बेवकूफी भरी अबन नॉवेल्स जैसा हो जाऊंगा। जहाँ भी जाता हूँ वहाँ दिखावा करने और दूसरों को नीचा दिखाने वाले सीन होते रहते हैं। जैसे कि सुपरमार्केट में सिर्फ एक गाजर खरीदने जाऊँ तो भी वहाँ घमंडी सेल्समैन मिल जाएगा जो कहेगा कि मैं उसे खरीद नहीं सकता और फिर मेरा मजाक उड़ाएगा, या फिर बस गली में निकलते ही हमेशा 1-2 गुंडे पिटने के लिए चले आएंगे ताकि मेरे मेन कैरेक्टर की वैल्यू बढ़ सके। या फिर किसी लड़की के साथ घूम रहा हूँ तो भी कोई अमीर लड़का जलन के मारे लड़ने आ जाएगा। इसके तुरंत बाद ट्वा फॉन्ग उकड़ू बैठ गया, दोनों हाथ पत्थर के नीचे सरकाए, भारी वजन उठाने की मुद्रा बनाई और फिर अचानक जोर लगाया। वो पत्थर सच में धीरे धीरे जमीन से उठने लगा। ये पत्थर मेरे सोचे से कहीं ज्यादा भारी है। शायद शरीर पर दबाव कम होने की वजह से चेन चाचा धीरे धीरे होश में आने लगे। अभी मैंने चेन फैंग को देखा था ना, मैंने तो उसे गाँव वालों को मदद के लिए बुलाने को भी कहा था। अब वो कहीं दिख क्यों नहीं रहा? और तो और मेरे ऊपर रखा पत्थर भी गायब हो गया है। नहीं, ऐसा तो नहीं कि यह मरने से पहले की आखिरी रोशनी है। मुझे तो लगा कि मैं बच गया, पर किसे पता था कि मैं असल में मरने वाला हूँ। उन्होंने पत्थर की हालत देखने के लिए अपना सिर घुमाया और अचानक उन्होंने देखा कि चेन फैंग एक चींटी की तरह अपने शरीर से कई गुना बड़े एक पत्थर को उठाए हुए धीरे धीरे उसे एक तरफ धकेल रहा है। चेन चाचा इतने हैरान हुए कि उनका मुंह खुला का खुला रह गया। उनका जबड़ा तो सच में जमीन से जा लगा हो, जैसे ये सच में मरने से पहले की आखिरी रोशनी है। मैं सच में मरने वाला हूँ। मैंने अभी ये क्या देख लिया? मैंने चेन फैंग को उस पत्थर को धकेलते हुए देखा। उन्हें लगा कि उनका दिमाग चकरा रहा है, आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो इस सच्चाई को बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसलिए फिर से बेहोश हो गए।
इसे बयान करने के लिए सिर्फ 2 शब्द, बदकिस्मती ही काफी है। चेन फैंग ने चेन चाचा की बड़बड़ाहट पर ध्यान नहीं दिया। हटो पत्थर। आखिरकार चेन चाचा और चेन फैंग से दूर हो गया। ये सब करने के बाद चेन फैंग ने फोन उठाया और अपने चाचा को फोन किया। चेन दानियू घायल हो गया है, हम अभी लोगों को लेकर वहाँ आते हैं। चेन दानियू के घायल होने की खबर सुनकर वो तुरंत गांव के हर घर में जाकर हटे कट्टे आदमियों को बुलाने लगे और हड़बड़ी में उस जगह की तरफ भागे। चाचा लोगों, लगता है ट्रन अंकल को काफी गहरी चोट लगी है। इन्हें ऐसे ही हिलाना डुलाना ठीक नहीं है। इन्हें स्ट्रेचर पर लिटाकर इलाज के लिए अस्पताल ले जाना होगा। मेरे पास यहाँ कोई औजार भी नहीं है, इसलिए मैं बस आप सबके आने का इंतजार कर सकता था। सब लोग हैरान परेशान थे। क्या ऐसा नहीं कहा गया था कि ट्रन नेग्यू एक बड़े पत्थर के नीचे दबे हुए हैं? तो फिर वो बाहर कैसे आ गए? वो आदमी कहाँ है? वो पत्थर, क्या वो अब उन्हें नहीं दबा रहा है? अभी थोड़ी देर पहले तो वो साफ साफ दबा हुआ था। शायद उस पत्थर का संतुलन ठीक नहीं था, इसलिए वो दूसरी तरफ झुक गया। मैंने कुदाल से उसे बस थोड़ा सा सरकाया और काम हो गया। मुझे तो लगा था कि ट्रन अंकल सच में गए काम से। अच्छा हुआ कि उनकी किस्मत अच्छी थी। सच में, सच कह रहा हूँ। ऐसा तो है नहीं कि मैं कई टन वजनी पत्थर उठा सकता हूँ। हाँ, बात तो सही है। कोई इंसान इतना ज्यादा शक्तिशाली नहीं हो सकता। आप लोग जल्दी से ट्रन अंकल को पहले अस्पताल ले जाइए। अब और देर मत कीजिए, किसी की जान बचाना ज्यादा जरूरी है। लेकिन ठीक उसी समय ट्रन नेग्यू ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने अपनी आंखों से चारों ओर देखा और आखिर में उनकी नजर टुआ फोम के जाने पहचाने चेहरे पर आकर रुक गई। उनकी नजर टुआ फोम के चेहरे पर ही टिक गई। उन्होंने टुआ फोम की ओर इशारा किया और घबराहट में जोर से चिल्लाए, टुआ फोम, राक्षस, ये इंसान नहीं है, इसने उस पत्थर को उठा लिया था, पूरा का पूरा उठा लिया। मैं कसम खाता हूँ, ये सच में एक राक्षस है। ट्रन नेग्यू को इस हालत में देखकर लोगों ने उनकी बात को सच नहीं माना। हे भगवान, बेचारे नेग्यू। ओह, ये तो बहकी बहकी बातें करने लगे हैं। लगता है उन्हें बहुत गहरा सदमा लगा है। जल्दी इन्हें अस्पताल ले चलो। देर हो गई तो कहीं दिमाग में कोई समस्या हो गई तो क्या होगा? हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो अंकल। अगर आप सब आ ही गए हैं तो मैं अब अस्पताल नहीं चलूंगा। मुझे कुछ काम है। ठीक है, तुम्हें काम है तो तुम जाओ अपना काम करो। और इस तरह टुआ फोम साधना जारी रखने के लिए घर लौट आया। अगले दिन उसने पाया कि एक चक्र पूरा करने में लगने वाला उसका समय और भी कम हो गया था। इससे पहले 3 घंटे तक कम होने के बाद इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ था। क्यूई रिफाइनिंग के पहले स्तर को पार करने के बाद से मेरे अभ्यास का समय नहीं बदला था। सोचा नहीं था कि अब ये फिर से बदलेगा। न केवल समय कम होता जा रहा था, बल्कि हर बार जब मैं एक चक्र पूरा करता तो मुझे पहले से ज्यादा भरपूर शक्ति मिलती थी। अगर मैं इसी गति से अभ्यास करता रहा तो कल जैसी चट्टान को शायद मैं सिर्फ धकेलूंगा नहीं, बल्कि सच में उसे उठा लूंगा। अब जाकर यह सही लग रहा है। इसे कहते हैं अमरता की साधना। लगता है मेरी एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस बीमारी भी लगभग ठीक हो गई है। लगता है अब दोबारा जांच करवाने का समय आ गया है। अपनी साफ सफाई पूरी करने के बाद अंकल ट्रन का परिवार धन्यवाद देने के लिए तोहफे लेकर आया। कोई बहुत कीमती तोहफा नहीं था, बस कुछ देसी अंडे, 2 बड़े मुर्गे और कुछ फल सब्जियां थी जो घर पर ही उगाई गई थी। आपके अंकल ट्रन कैसे हैं? शुक्र है कि कोई बड़ा खतरा नहीं है। बस वह जिद कर रहे हैं कि तुमने चट्टान को उठा लिया था। शायद वह बहुत ज्यादा सदमे में है। कुछ समय बाद वह ठीक हो जाएंगे। होंग थान नंबर 1 पीपल्स हॉस्पिटल होंग थान का सबसे अच्छा अस्पताल है। खासकर इसका ऑन्कोलॉजी विभाग सबसे ऊपर है। डॉक्टर, मेरी जांच की रिपोर्ट कैसी है? क्या मेरे शरीर में अब भी कोई समस्या है? मैंने आज तक इतनी अजीब जांच रिपोर्ट कभी नहीं देखी। डॉक्टर साहब, आखिर मेरे शरीर में क्या गड़बड़ है? तुम्हारे शरीर में कोई भी समस्या नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या भी है। डॉक्टर साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? ये तो बकवास है ना? देखा जाए तो तुम्हारे शरीर में कैंसर का ट्यूमर कई गुना बढ़ गया है। यह एक बहुत ही डरावना संकेत है। अगर किसी आम इंसान का ऐसा संकेत हो तो वह अब तक मर चुका होता। अगर मरा नहीं भी होता तो यकीनन हिल भी नहीं पाता, बस अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता। लेकिन तुम न सिर्फ वैसे नहीं हो, बल्कि काफी तगड़े भी हो। यहाँ तक कि तुम्हारा शरीर देखने पर तुम्हारे शारीरिक परीक्षण के आंकड़े भी एक आम इंसान के स्वास्थ्य मानकों से कहीं ज्यादा हैं। स्वास्थ्य मानकों से इतना ज्यादा होने पर तुम्हें तो एक बेहद स्वस्थ इंसान होना चाहिए, लेकिन तुम्हारी हालत स्वस्थ और अस्वस्थ का मिला जुला रूप है। जैसे 2 अलग अलग लोगों की शरीर की हालत एक ही जगह पर मिला दी गई हो। इतने सालों में मैंने पहली बार ऐसा कोई मामला देखा है। बेहद स्वस्थ और बेहद अस्वस्थ भी। क्या इससे मेरी रोज की जिंदगी पर कोई असर पड़ेगा? तुम्हें क्या लगता है, क्या इससे तुम्हारी रोज की जिंदगी पर कोई असर पड़ रहा है? नहीं, तो फिर बात खत्म, है ना? जब तक इससे तुम्हारी रोज की जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ता तब तक तुम सामान्य हो। इतनी लंबी चौड़ी बात करने के बाद ऐसा लगता है जैसे कुछ कहा ही नहीं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं अपना डॉक्टर खुद ही बन सकता हूँ। लगता है बात बस इतनी ही थी। ये बूढ़ा डॉक्टर कोई भी काम की जानकारी नहीं दे पाया, तो उसने रिपोर्ट उठाई, धन्यवाद कहा और जाने के लिए तैयार हो गया। अरे हाँ, याद रखना कि कुछ समय बाद जांच के लिए वापस आना है। हालांकि तुम्हारी यह हालत अभी तुम्हारी जिंदगी पर असर नहीं डाल रही है, लेकिन फिर भी हमें लगातार इसके बदलावों पर नजर रखनी होगी। वैसे तुम्हारी बीमारी के जो आंकड़े हैं वो इतने डरावने हैं कि अगर यह और भी ज्यादा बिगड़ जाए तो हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। सच कहूँ तो बहुत ज्यादा बार जांच के लिए आने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन मैं सच में बहुत उत्सुक हूँ, क्योंकि तुम्हारे जैसा केस सच में ऐसा है जिसे किताबों में लिखा जा सकता है। मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम कब तक जी सकते हो, आखिर तुम और कितना टिक पाओगे।